नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम करने वाले समरी ऑफ एसिम्पटोट्स, अनंत स्पर्शियों का सार। अनंत स्पर्शियों का सार, सार का मतलब है जितना अनंत स्पर्शी के अंदर टॉपिक है, जितनी डिटेल है, उन सारी डिटेल को एक साथ एक ही वीडियो के अंदर हम डाल देंगे, एक साथ डाल देंगे। देखिए, इसीलिए इसको मैंने कहा टाइम सेविंग लेक्चर। ये लेक्चर जो होगा ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। देखिए, डिटेल का काम अगर आप चाहते हैं कि भी हम तो सर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, हर बात जानना चाहते हैं, सब कुछ गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो इसके बाद वाले जो लेक्चर हैं वो सब डिटेल में। आप आराम से जाइए, तसल्ली से समझिए, हर बात के तह तक पहुंचिए, बिल्कुल पूरा डिटेल में आपको मिलेगा। लेकिन आप में से कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो समरी करवा दीजिए, सार करवा दीजिए, बाकी फिर हमें इतना ही पढ़ना है, जितना ही पढ़ना है, तो ये समरी आपके लिए। ये क्विक ओवरव्यू है, फटाफट अवलोकन करेंगे जल्दी जल्दी सब चीज़ों का, समय बचाएंगे आपका। और समरी जो है, सार जो है, वो सारा एक साथ ही आपको यहाँ ला के रख देंगे कि भाई ये रहा सार, ये सार है, ये निचोड़ है इसका सारा। तो जो निचोड़ जो है वो अब आने वाला है। तो एक एक बात के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अनंत स्पर्शी क्या है, खुद अनंत स्पर्शी क्या है। तो भाई अनंत स्पर्शी जो है वो कुछ और नहीं है, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक तो है अनंत, दूसरा है स्पर्शी। अनंत का मतलब है जो कभी नहीं आता, जो कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता, बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी आता नहीं है। स्पर्शी का मतलब होता है स्पर्श रेखा। स्पर्शी शब्द का मतलब है स्पर्श रेखा से। हम ऐसी स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं जो अनंत पे जाके स्पर्श करती है, वो अनंत स्पर्शी कहलाती है। बात समझ में है क्या कह रहा हूं मैं एक ऐसी किसी वक्र, किसी ग्राफ, वक्र का मतलब होता है बेटा ग्राफ, वक्र का मतलब होता है ग्राफ, जो आगे जाके एक चित्र बनाएगा। वक्र शब्द का मतलब है चित्र बनाएगा, ग्राफ बनाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास f(x, y) ये कोई एक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ को आपने खींचा, और खींचा तो आपने देखा कि आपकी ग्राफ की एक शाखा, अनंत शाखा, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एक नया, अनंत शाखा। अनंत, आपके वक्र के पास एक अनंत शाखा है। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ में शाखाएं निकलती है, लेकिन उनकी लंबाइयां होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती है। लेकिन मानिए कि पेड़ की एक शाखा है, कल्पना कीजिए अपने दिमाग में कि एक पेड़ है, इसकी एक शाखा निकल गई और चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो उस शाखा को आप क्या कहेंगे? अनंत शाखाएं, क्योंकि बाकी सब शाखाएं तो परिमित है, खत्म हो रही है, 5 मीटर की है, 10 मीटर की है, 3 मीटर की है, 8 मीटर की है। लेकिन मान लीजिए एक शाखा ऐसी है जो निकल के चलती जा रही है, इस शाखा को आप कहते हैं अनंत शाखा, जो चलती गई, कभी खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा संभव नहीं है, रियल लाइफ में तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि मैथ्स है, थोड़ा सा काल्पनिक चीज़ें चलती है। अनंत शाखा, एक पेड़ की एक शाखा है जो अनंत तक जा रही है। आपका पेड़ जो है वो ग्राफ कहलाता है, और उसकी वो जो शाखा है वो अनंत शाखा कहलाती है। अब इस अनंत शाखा के साथ अगर कोई रेखा और चल रही है, वो रेखा उसको टच नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है, बस उसके साथ साथ चलती जा रही है अनंत तक, तो उस शाखा को, उस रेखा को, उस शाखा की, उस अनंत शाखा की, या उस वक्र की भी कह सकते हैं आप, वैसे तो शाखा के लिए हुई, उस शाखा के लिए वो अनंत स्पर्शी कहलाती है। वक्र की भी अनंत स्पर्शी ही कहलाती है। शाखा क्योंकि उस वृत्त जो ग्राफ है उससे जुड़ी हुई है, वक्र से जुड़ी हुई है, उस पेड़ से जुड़ी है, तो पेड़ के अनंत स्पर्शी बोल दीजिए, चाहे उस शाखा के अनंत स्पर्शी बोल दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलिए एक चित्र से समझाता हूँ इस बात को। एक ये ग्राफ है y² 2a - x = x³। इस ग्राफ को बेटा कहते हैं सिसोइड। सिसोइड इस ग्राफ का नाम है, सिसोइड। इस ग्राफ की मैं आपको एक अनंत स्पर्शी दिखाता हूँ। ये जो ग्राफ है, जब आप उसको ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, एक शाखा ये जाती है, एक शाखा ये जाती है, इस तरीके से अनंत शाखाएं निकलती है। अब आप इसमें देखेंगे, इस ग्राफ में कमाल की चीज़ जो आप देखेंगे वो है कि एक लाइन, ये जो रेखा है, ये रेखा इस वक्र के लिए अनंत स्पर्शी है, x = 2a। ये जो लाइन है, ये लाइन इस ग्राफ के लिए अनंत स्पर्शी है। जब आप इसको आगे देखेंगे तो ये लाइन जो है इस ग्राफ के नज़दीक 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 चलते जाएंगे, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, नज़दीक जाते जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये टच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप डिस्टेंस देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि हर बार और नज़दीक और नज़दीक। जैसे यहाँ पे इस ग्राफ में मैं कोई पॉइंट P लेता हूँ और P से यहाँ से डिस्टेंस निकालता हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि P की डिस्टेंस इतनी होगी, फिर P अगर यहाँ पहुँच गया चलते चलते, तो P से Q की डिस्टेंस और कम हो गई। फिर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ देखेंगे डिस्टेंस और कम हो गई। 90 डिग्री पे ले रहा हूँ मैं डिस्टेंस, टेढ़ी भी तो ले सकता हूँ ना, इसलिए मैं 90 वाली डिस्टेंस ले रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये जो PQ डिस्टेंस है ये टेंड्स टू 0 हो रही है, लेकिन 0 नहीं हो रही है, टेंड्स टू 0 हो रही है, मतलब कम कम कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, ऐसे हो रही है।
है ना, समझ रहे बात आपको। डिस्टेंस लगातार कम होती जा रही है, पहले 0.1 हो गई मान लीजिए, फिर 0.01 हो गई, फिर और कम हो गई 0.001 हो गई, फिर मान लीजिए और कम हो गई 0.0001 हो गई, फिर और कम हो गई। इस तरीके से हर बार ये कम होती जा रही है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जिस टाइम जीरो हो जाएगी उस समय टच कर जाएगी, और टच कर जाएगी तो फिर अनंत स्पर्शी कैसी हुई, क्योंकि टच तो अनंत पे करना है, अनंत पे टच करना है मतलब कभी टच नहीं करना, क्योंकि अनंत तो कभी आता ही नहीं है, तो इसलिए इसको अनंत स्पर्शी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये होती है अनंत स्पर्शियाँ। बात समझ में। तो अनंत स्पर्शी क्या है, किसी ग्राफ के, देखिए अब किसी ग्राफ की अनंत शाखा ही ना हो, तो किसी ग्राफ की अनंत शाखा हुई ना, कोई शाखा हुई ना जो अनंत तक जाती हो, तो जब शाखा ही अनंत तक नहीं जा रही तो अनंत स्पर्शी कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब है किसी ग्राफ के पास अनंत शाखा पहले होनी चाहिए, अनंत शाखा होगी तो ही अनंत स्पर्शी की संभावना बनती है। अनंत शाखा होगी, लाइन एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि वक्र के पास अनंत शाखाएं नहीं है, अनंत शाखा नहीं है तो अनंत स्पर्शी भी नहीं है, तो अनंत स्पर्शी भी नहीं है, अनंत स्पर्शी भी नहीं होगी। इसका एग्जांपल ले लीजिए, सर्कल, जैसे वर्त है, वर्त में कुछ अनंत तक जाता ही नहीं, एग्जांपल के लिए आप वर्त ले सकते हैं, दिग्वर्त ले सकते हैं। क्या वर्त और दिग्वर्त में अनंत शाखाएं होती है? नहीं होती, क्योंकि वर्त है ये कंप्लीट हो गया, दिग्वर्त है ये लीजिए ये कंप्लीट हो गया, तो ये अनंत तक तो कोई जाता ही नहीं है, इसमें कुछ यहीं गोल गोल घूम के बंद हो जाते हैं ये, तो इनमें कोई अनंत शाखाएं निकल के जाती ही नहीं है, तो शाखाएं निकल के नहीं जाती तो अनंत स्पर्शी होने का सवाल भी नहीं उठता। अब यहाँ पे एक और बात बांध लीजिएगा, अनंत शाखाएं होने का मतलब ही अनंत स्पर्शी नहीं है कि अनंत शाखाएं हुई तो अनंत स्पर्शी होगी, तब भी हो सकती है, नहीं हो सकती। अनंत शाखा होने के बावजूद भी, अनंत शाखा होने के बावजूद भी, बात भी अनंत स्पर्शी हो या ना हो, बात भी अनंत स्पर्शी होने की गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये मत मान लीजिएगा ऊपर वाली लाइन से, देखिए अगर अनंत शाखा नहीं है, अनंत शाखा नहीं है तो अनंत स्पर्शी हो ही नहीं सकती, लेकिन अनंत शाखा है तब भी अनंत स्पर्शी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात पकड़ना है आपको भाई, अनंत शाखा हुई तो चांसेस बनते हैं, चांसेस बनते हैं कि भाई, चांसेस बनते हैं, उम्मीद जगती है कि इसकी कोई अनंत स्पर्शी हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है ये। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, परवलय, परवलय में शाखाएं अनंत तक चलती है, आपने देखा होगा, परवलय जो होता है उसमें जो शाखाएं होती है वो अनंत तक चलती है, देखा ना आपने परवलय को, इस तरीके से चलता रहता है, कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है, अनंत तक। अनंत तक जाने के बाद भी कोई अनंत स्पर्शी, कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, पता है आपको। परवलय के दोनों सिरे चलते रहते हैं, अनंत तक जाते हैं, अनंत तक, लेकिन फिर भी कोई अनंत स्पर्शी इसकी नहीं है, इसके साथ में कोई रेखा नहीं बन सकती जो इसके साथ साथ चल ले, बुढ़ापे का सहारा इसके पास नहीं है। लेकिन अब अति परवलय ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है अति परवलय। अति परवलय, अति परवलय के पास दो अनंत स्पर्शियां होती है, अति परवलय के पास दो अनंत स्पर्शियां होती है, दो अनंत स्पर्शियां होती है, दो तिर्यक अनंत स्पर्शियां होती है, एक ऐसे जाती है और एक ऐसे जाती है, दो अनंत स्पर्शियां होती है, दो अनंत स्पर्शियां। तो ये बात कंफर्म होगी कि अनंत शाखा होने की भी गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे दोनों के पास अनंत शाखाएं हैं, लेकिन एक ही के पास अनंत स्पर्शियां नहीं है और एक के पास है, तो अनंत स्पर्शियां अब किसके पास होगी वो आपको निकालने से ही पता चलेगा कि किसके पास अनंत स्पर्शियां है और किसके पास नहीं है। बिना निकाले आप अनंत स्पर्शी का पता नहीं कर सकते, निकालने के बाद में जो तरीका है वो जब अपनाएंगे, निकालेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि अनंत स्पर्शी है या नहीं। या फिर एक शर्त आपको बताऊंगा, वो शर्त वो अप्लाई करके देख लीजिए, वो अगर काम कर गई तो अनंत स्पर्शी है, वरना नहीं है। तो चलिए, पहला आइडिया तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चित्र से इसकी कहानी को, इस रामायण को है वो समझाता हूँ ताकि आपको और आनंद आए। ठीक है, और अनंत स्पर्शियाँ आप जो देखेंगे यहाँ पे, आपने देखा होगा ये अनंत स्पर्शी जो है ये सीधी खड़ी है, सीधी खड़ी है मतलब वाई एक्स के समांतर है। कई अनंत स्पर्शियाँ एक्स एक्स के समांतर होती है, कई एक्स एक्स और वाई एक्स के समांतर नहीं होती बल्कि तिरछी होती है। ये देखिए तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ। तो अगर मैं अनंत स्पर्शियों के प्रकार बनाता हूँ यहाँ पे, अनंत स्पर्शियों के प्रकार, तो दो प्रकार की अनंत स्पर्शियाँ होती है। एक तो वो जो अक्षों के समांतर होती है, अनंत स्पर्शी के प्रकार कि अनंत स्पर्शियाँ कौन से प्रकार की हो सकती है। तो दो प्रकार की अनंत स्पर्शियाँ यहाँ पे आप दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, समांतर अनंत स्पर्शी, समांतर अनंत स्पर्शी। समांतर मतलब या तो एक्स के समांतर या वाई के समांतर, जो या तो एक्स एक्स के समांतर जा रही है या फिर आपकी वाई एक्स के समांतर जा रही है। दूसरी होती है आपकी तिर्यक अनंत स्पर्शी, जो तिरछी होती है, तिर्यक।
इन्हें तो कहते हैं पैरेलल एसिम्पटोट, इन्हें कहते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक मतलब तिरछी, ये तिरछी होती है ऑब्लिक एसिम्पटोट, और इन्हें कहते हैं पैरेलल। पैरेलल टू एक्सिस कह सकते हैं आप, एक्स एक्स हो वाई एक्स हो, दो एक्सिस होते हैं, दोनों में से किसी के भी पैरेलल हो। तो अनंत स्पर्शियाँ दो प्रकार से होती है, समांतर और तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये याद रखिएगा, ग्राफ के साथ साथ अनंत तक, ये अंतिम जब तक अनंत स्पर्शी चलती रहेगी उसके साथ 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 चलती रहती है, और अपनी दूरी को, अपने संबंधों को और गहरा, जैसे पति पत्नी के बीच का संबंध होता है ना, उम्र के साथ 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 और गहरा होता चला जाता है, वैसे ही अपने संबंधों को और गहरा और गहरा और गहरा और गहरा, यानी मरने तक, मरते तो कभी है ही नहीं, अमर है ही, तो दोनों साथ 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 और प्रेम जो है वो गाढ़ा होता चला जाता है, और साथ साथ चलते चलते अनंत की यात्रा पे निकल जाते हैं। ये होती है अनंत स्पर्शी और वक्र की अनंत शाखा। अनंत शाखा अनंत स्पर्शी दोनों साथ साथ चलते रहते हैं अनंत तक। अब यहाँ पे मैं आपको जो कई चीज़ें हैं वो अब दिखाऊंगा। आपको समांतर अनंत स्पर्शी दिखाऊंगा, पहले तो एक वक्र दिखाऊंगा कि ये देखिए इसे वक्र कहते हैं। किसी भी चित्र, कोई भी डिज़ाइन, अगर कोई डायग्राम बनता है तो वो एक वक्र कहलाता है। उस वक्र की अगर अनंत शाखाएं हैं और अनंत शाखाओं के साथ उसके अनंत स्पर्शियाँ अगर संभव है, तो समांतर अनंत स्पर्शी है तो कैसी दिखती है, तिर्यक अनंत स्पर्शी कैसी दिखती है, ये सब चीज़ें इसके बारे में आपको वन बाय वन करके मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहला एक क्वेश्चन का जवाब मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, पहले वक्र, उसके बाद में आपको चित्र के साथ दे जाऊँ। वक्र का मतलब क्या है? देखिए, एक्स और वाई से बना हुआ, एक्स तथा वाई से बना हुआ प्रत्येक समीकरण जो है वो वक्र कहलाता है, और वो चित्र में कुछ ना कुछ तो दर्शाएगा। जब आप उसका चित्र बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। एक्स तथा वाई का एक समीकरण अगर आप ले लेते हैं तो वो वक्र कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में है, कोई भी एक्स तथा वाई से बना हुआ कोई भी समीकरण आप बना दीजिए, वो एक वक्र होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये एक वक्र का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु पे है, जिसकी त्रिज्या 1 है। अब आप वाई स्क्वायर बराबर 4x, क्या आप इसको जानते हैं? नहीं जानते हैं तब भी आपको बता देता हूँ, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये परवलय का समीकरण है, इससे परवलय बनने वाला है। एक्स प्लस वाई बराबर 1, इससे रेखा बनने वाली है। तो हर समीकरण एक्स तथा वाई से जुड़ा हुआ कोई भी संबंध, कोई भी समीकरण कोई ना कोई वक्र ज़रूर बनाता है, कोई ना कोई चित्र ज़रूर बनाता है। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो कर्व ट्रेसिंग का जो मेरा वीडियो है, कर्व ट्रेसिंग के वक्र अनुरेखन के, एक पूरा फोल्डर बना हुआ है कर्व ट्रेसिंग का, कि कैसे किसी समीकरण को पहचाने कि उससे कौन सा वक्र बनने वाला है। इसे वक्र अनुरेखन कहते हैं। आप उन वीडियो को देखिए और वक्र खींचना सीखिए कि वक्र कैसे खींचे जाते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो वो सेपरेट है, वो सेपरेटली आप पढ़ सकते हैं। मैं तो आपको यहाँ से इतना ही बताना चाहूँगा कि हर समीकरण कोई ना कोई वक्र बनाती है। तो जब वक्र बनाती है तो ये जो समीकरण है, इनकी जो घात है, समीकरण की घात, हम उस पर बहुत इंटरेस्ट लेंगे। समीकरण की घात, समीकरण की घात का क्या मतलब है? देखिए, हम x और y दोनों की पावर को ऐड करते हैं, हर पद के ऊपर जाएंगे और x पे कितनी पावर है, y पे कितनी पावर है, वो ऐड करेंगे, और पूरी समीकरण में देखेंगे कि बड़ी से बड़ी पावर कितनी आई। जितनी बड़ी से बड़ी पावर आई, समीकरण उस घात की कहलाती है, समीकरण उस घात की कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लीजिए, एक्स की क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण में जब आप पहले पद पे जाएंगे तो देखेंगे केवल x है और उस पर 3 पावर है, तो टोटल पावर हुई 3। यहाँ आप देखेंगे x पे 1 है, y पे 2 है, y पे 1 है, टोटल कितनी होगी 2। यहाँ पे आप देखेंगे y पे कितनी 2, यहाँ पे ना कोई x है ना कोई y है ना, यानी x की पावर 0, y की पावर 0, तो टोटल मिला के 0। तो यहाँ इस समीकरण में आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 3। तो आप कहेंगे कि 3 घात का समीकरण है, 3 घात का समीकरण है। तो समीकरण जो है अपनी घात से जाना जाता है। पहचानने का जो तरीका होता है ना, जैसे भारत में जो जाति प्रथा है तो आप जाति लगाते हैं, ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये वो है, तो सेम यहाँ पे भी जो समीकरण जो है, समीकरण अपनी घात से पहचाना जाता है। 3 घातीय समीकरण, त्रिघातीय, हिंदी में इसको त्रिघातीय कहते हैं। 3 घात का है तो त्रिघातीय समीकरण, चतुर्घातीय समीकरण, पंचम घातीय समीकरण, या वो चलता रहता है। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण के हर पद पे जाइए, देखिए पावर कितनी है। तो यहाँ देखेंगे x पे 3 है, y पे 1 है, टोटल कितनी हुई 4। यहाँ x पे 1 है, y पे 2 है, टोटल कितनी हुई 3। यहाँ x पे 1 है, y पे 1 है, टोटल कितनी हुई 2। यहाँ x पे 1 है, टोटल कितनी हुई, यहाँ ना कोई x पे है ना कोई y पे है, यानी 0 0 मानेंगे तो टोटल 0 हुई। तो सबसे बड़ी घात कितनी हुई 4। तो ये कितनी घात का समीकरण हुआ, 4 घात का समीकरण। ठीक है, तो समीकरण इस तरीके से देखा जाता है। अब समीकरण की घात का जो रिलेशन है, समीकरण की घात का रिलेशन है वो अनंत स्पर्शियों की संख्या से भी है, बड़ा कमाल का है। तो किसी भी वक्र की, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिटेल लिख रहा हूँ,
वक्र की अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या, वक्र की अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या, अगर आप वक्र की अनंत स्पर्शियां निकालें तो उनकी ज्यादा से ज्यादा जो संख्या आएगी, अधिकतम संख्या, मैं अनंत स्पर्शी लिखना भूल गया, वक्र की अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या, अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या कि भाई ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्टली कितनी अनंत स्पर्शियां होगी ये तो कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्टली कितनी होगी कोई नहीं बता सकता। एक फॉर्मूला है जो थोड़ी सी लाइट डालता है, वो है वक्र की अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या हमेशा छोटी, कम या बराबर होती है समीकरण की घात से। समीकरण की बेटा जितनी घात है उससे ज्यादा अनंत स्पर्शियां नहीं हो सकती, उसके बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है, समझ रहे बातों को, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। बस इतना जरूर पता चलता है। एग्जैक्टली मैंने जैसे कहा कि एग्जैक्टली बताना कि भाई इस वक्र है, बताइए कितने अनंत स्पर्शियां होंगी, तो निकालिए तभी पता चलेगा, बिना निकाले पता नहीं चल सकती। हाँ, एक फॉर्मूला है जो इतना बता सकता है कि इससे ज्यादा नहीं आएगी, इससे कम आएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे y² प्लस XY³ बराबर 3, इस समीकरण को ले लेते हैं। अब इस समीकरण कितनी घात का है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 और 3 4 पावर है, यहाँ पे 0 पावर है, तो टोटल कितनी घात का हुआ, 4 घात का हुआ। तो ये 4 घात का समीकरण है। तो इस वक्र की जो अनंत स्पर्शियां होंगी, इस वक्र की अनंत स्पर्शियां होंगी वो ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं। तो संभावित अनंत स्पर्शियां हो सकती है, अनंत स्पर्शियों की संख्या जो संभावित संख्या है भाई वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसकी 0 अनंत स्पर्शियां हो सकती है, हो सकता है 1 भी ना हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, और हो सकता है 4 हो, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होगी। ये वो ऊपर वाला बाउंड हमें मिल जाता है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, हो सकता है कोई ना हो। लेकिन एग्जैक्टली बताना कि एग्जैक्टली बताओ सर 2 होंगी या 3 होंगी, तो एग्जैक्टली के लिए कोई मंत्र नहीं है, निकालिए पता चल जाएगा, समझिए। तो आप कह सकते हैं किसी वक्र की अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या समीकरण की घात के बराबर होती है, ये जानकारी हमें मिल जाती है। आई बात समझ में। अब अनंत स्पर्शियों में जब टोटल अनंत स्पर्शियां, मान लीजिए किसी वक्र की टोटल अनंत स्पर्शियां 3 है या 4 है, इन 3 में जो जोड़ होता है वो है समांतर अनंत स्पर्शियां प्लस तिर्यक अनंत स्पर्शियां। समांतर अनंत स्पर्शियां अगर 3 है तो इसमें से कुछ समांतर होंगी, कुछ तिर्यक होंगी। एग्जैक्टली कितनी समांतर होगी, कितनी तिर्यक होंगी, ये भी कोई नहीं बता सकता, निकालने से ही पता चलेगा। लेकिन इन सब का जोड़ ही आपके अनंत स्पर्शियों की संख्या के बराबर होता है। मतलब 3 है तो 3 की कई संभावनाएं हो सकता है, 0 समांतर हो, 3 तिर्यक हो, तीनों की तीनों तिर्यक हो, या फिर 1 समांतर हो 2 तिर्यक हो, या 2 समांतर 1 तिर्यक हो, 3 समांतर 0 तिर्यक। सारी संभावनाएं खुली है, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। पकड़ी मेरी बात को, सबकी सब संभावनाएं खुली है, समझिए बात। यहां तक आपको क्लियर हो गया। एक और वक्र जो आपका ग्राफ है तथा अनंत स्पर्शियां, जितनी भी अनंत स्पर्शियां 2 है 4 है, उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, ओके, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, अनंत स्पर्शियां और वक्र दोनों खींचे जाएं तो ये एक दूसरे को कितने बिंदुओं पे काटेगी, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या एक दूसरे को कितने बिंदुओं पे काटेगी, ये मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं। कितने बिंदुओं पे काटेगी एग्जैक्टली बता सकता हूं कि वक्र जो भी आपका ग्राफ है उसकी मान लीजिए 2 अनंत स्पर्शियां, 3 अनंत स्पर्शियां, वो भी आपने ग्राफ में बना दी। ग्राफ में आपने वक्र भी बना दिया, अनंत स्पर्शियां भी बना दी, सब कुछ बनाने के बाद में ये आपस में काटेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई है। काटेंगे तो काटेंगे कितनी जगह काटेंगे, उनकी संख्या आप इस फॉर्मूले द्वारा निकाल सकते हैं, n इंटू n माइनस 2। यहाँ n क्या है, n है एग्जैक्टली अनंत स्पर्शियों की संख्या। पहले आप अनंत स्पर्शियां निकालिए और पता करिए कि अनंत स्पर्शियां कितनी है, जितनी भी हो वो n है। अनंत स्पर्शियों की संख्या, अनंत स्पर्शियों की संख्या आपको पहले एग्जैक्टली पता करना पड़ेगा अनंत स्पर्शियां कितनी है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, अगर अनंत स्पर्शियों की संख्या 1 है, अगर अनंत स्पर्शियों की संख्या 1 है तो -1 आएगा। -1 प्रतिशत बिंदु की संख्या -1 हो सकती है क्या, नहीं। प्रतिशत बिंदु की संख्या -1, प्रतिशत बिंदु या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 0 होंगे। तो इसका मतलब है अगर किसी वक्र की 1 और 2 अनंत स्पर्शियां हैं तो कोई प्रतिशत बिंदु नहीं होता। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, यदि किसी वक्र की 1 या 2 अनंत स्पर्शियां हैं तो उसका कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। 1 या 2 अनंत स्पर्शियां है तो कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होंगे, कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होंगे। यानी प्रतिच्छेद बिंदु होने के लिए किसी वक्र में कम से कम 3 अनंत स्पर्शियां,
कम से कम 3 अंशस्पर्शियाँ होंगी। जब 3 अंशस्पर्शियाँ होंगी तो 3 प्रतिशत बिंदु आएंगे। यहाँ रख सकते हैं आप 3, 3 - 2, 3 × 1 3, चाहे तो 4 हो 5 हो, 3 से ज़्यादा प्रतिशत बिंदु अगर आपको चाहिए, अगर आपको प्रतिशत बिंदु चाहिए, प्रतिशत बिंदु की संख्या कब आएगी? प्रतिशत बिंदु तब बनते हैं जब अनंतस्पर्शियों की संख्या कम से कम 2 से ऊपर हो, जब अनंतस्पर्शियाँ 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, 3 से ज़्यादा हो। अगर 1 या 2 अनंतस्पर्शियाँ हैं तो कोई प्रतिशत बिंदु बनता ही नहीं है। प्रतिशत बिंदु ही बनना शुरू होते हैं 3 के बाद, 3 से आगे बात समझे? यहाँ तो कोई इशू नहीं है आपको। अब इसमें एक और वर्ड आता है, देखिए सारी मैंने कहा ना, इसमें पूरी समरी कराऊंगा, चिंता मत करिए। अगर आप सोच रहे हैं प्रतिशत अपने खींचनी सिखाई नहीं या वो नहीं सिखाई, सब कुछ आएगा, लेकिन पहले सारा सार है वो आपको निचोड़ समझा दूं, फिर अंशप्रशय खींचनी भी निकालनी भी सिखाऊंगा। आगे है प्रतिच्छेदी वक्र। प्रतिच्छेदी वक्र, इंटरसेक्टिंग कर्व। अगर यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों के इंग्लिश में नाम नहीं बताए तो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट्स, हम पूछ रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। कर्व, और जो कर्व है और जो एसिम्पटोट्स है, एसिम्पटोट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम ये पता कर रहे थे। इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेदी वक्र क्या होता है? प्रतिच्छेदी वक्र होता है कि मान लीजिए 3 या 3 से ज़्यादा अनस्पर्शी हैं, क्योंकि जब 1 या 2 अनस्पर्शी होगी तो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे नहीं। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, इन प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला वक्र, प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला वक्र, छेद बिंदु से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पे वक्र आपका जो कर्व है वो और आपकी जो एसिम्पटोट्स है, जो अनस्पर्शी जो कट रही है, कटने के बाद जो पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं, उन पॉइंट से जब कोई वक्र गुजरता है, जब कोई नया वक्र गुजरता है, तो वो वक्र प्रतिच्छेदी वक्र कहलाता है। प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला वक्र प्रतिच्छेदी वक्र कहलाता है। प्रतिच्छेदी वक्र कहलाता है। समझ में आई बात? वो जहाँ जहाँ कट कर रहा है, उस कट करने के बाद में जब उन पॉइंट से कोई वक्र गुजरता है, क्या प्रतिच्छेदी वक्र इकलौता होता है? ना साहब, बहुत सारे होते हैं। उन बिंदु से, मान लीजिए 2 बिंदु है, 2 बिंदु से आप गुजारने वाले सैकड़ों वक्र बना सकते हैं। तो प्रतिच्छेदी वक्र कोई यूनिक नहीं होता, प्रतिच्छेदी वक्र यूनिक नहीं होता। यहाँ से लाइन पकड़ लीजिए, प्रतिच्छेदी वक्र अद्वितीय नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बस वो इकलौता ही वक्र है, कोई और नहीं बन सकता, अद्वितीय नहीं होता, ठीक है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट से आप क्या क्या बना सकते हैं? तो आप कहेंगे बहुत कुछ बना सकते हैं, सरल रेखा बना सकते हैं, ये चाप बना सकते हैं, कोई और चाप, आड़ी टेढ़ी चाप है, ऐसे कोई घूमता पहले इससे गुजर गया, फिर इससे गुजर गया। ये लीजिए, सैकड़ों टाइप के ग्राफ बनाए जा सकते हैं 2 बिंदु से होते हुए। तो इसलिए अनंत ग्राफ जो है वो संभव है, 2 बिंदु से, 3 बिंदु से, 4 बिंदु से गुजरने वाले। तो हमें तो सबकी बात करनी नहीं, हमें तो एक ग्राफ बना के दिखा देना है, एक वक्र बता देंगे तो ही काम चल जाएगा। देखिए ये प्रतिच्छेदी वक्र है, ये इनसे गुजरेगा, बात खत्म। आगे अब यहाँ मोटा मोटी चीज़ें जो है वो आपको मैंने समझा दी। बस अब आप में जो बाकी रहा है, क्या क्या रहा बाकी? अनंतस्पर्शियाँ कैसे पता करते हैं, समांतर अनस्पर्शियाँ कैसे पता करते हैं, प्रतिच्छेदी वक्र कैसे पता करते हैं, ये सब चीज़ें आपको सिखानी है। अब थोड़ा सा ग्राफ, जो इतना मैंने जो ये सारा इतना जो सार समझाया है, इस सार को मैं अगर आपको ग्राफ से समझा दूँ तो मज़ा आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ देखिए, थोड़ा सा और आनंद लेते हैं। तो पहले आपको ये जो ग्राफ दिख रहा होगा, ये एक समीकरण है, ठीक है। ये आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये ग्राफ है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, और मैं आपको पूरा ग्राफ से शुरू करूँगा। ग्राफ, फिर अनंतस्पर्शी, फिर प्रतिच्छेदी वक्र, कितने बिंदु पे काटते हैं, हर बात आपको बताते चलूँगा, ताकि चित्र में भी ये चीज़ें आपको समझ में आएगी हो क्या रहा होता है, अनंतस्पर्शी में क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको समीकरण दिखा देता हूँ। देखिए ये समीकरण है, x² माइनस XY² प्लस XY प्लस Y² प्लस X माइनस Y इक्वल्स टू 0, ये समीकरण है इसका। अब इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि 3 घात का समीकरण है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, 1 और 1 2 हो गई, यहाँ 1 और 2 3 हो गई, यहाँ 2 और 1 3 हो गई, तो अधिकतम पावर 3 जा रही है, यानी ये 3 घात का समीकरण है। तो ये 3 घात का समीकरण है, इसका डायग्राम जो है वो इस तरीके से आपको नजर आएगा। मैं इसका समीकरण थोड़ा आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। दिख रहा है? ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये पूरा ग्राफ है, काफ़ी बड़ा, जटिल तो होता है। देखिए इनमें जटिल होते हैं ग्राफ, थोड़े आप अच्छे XY के खूब सारे पद हो जाते हैं ना, तो ग्राफ जटिल बनता ही बनता है। तो ये ग्राफ जटिल है। अब वो जूम कर रखा था, उस वजह से आपको इस तरीके से नज़र आ रहा था। वैसे ग्राफ ये है, देखिए और जूम करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मिल गए हैं, लेकिन अगर आप जैसे भी बाहर निकलते हैं जूम से तो आपका ग्राफ का शेप है वो दिखने लग जाता है कि ये ग्राफ है, ठीक है, सही है। अब इसकी 3 अंशस्पर्शी हैं, और वैसे भी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 3 घात का समीकरण है तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती,
3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 3 घात का समीकरण है, तो 3 होंगी, 2 होंगी, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 3 या 3 से कम होंगी। एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या होगा, वो तो निकालने में पता चलेगा। निकालने में पता चला इसकी 3 अंशस्पर्शी है। मैं 1 बाय 1 सारी अंशस्पर्शी आपको दिखाता हूँ इसकी, ठीक है। y बराबर 0, ये इसकी पहली अंशस्पर्शी है। ये देखिए, ये y बराबर 0 दिख रहा है, इसके साथ साथ चल रही है। आप चलते हुए देखिए इनको, ऐसा मत सोचिए चिपक गई हैं, चिपक गई नहीं है, गैप है इनके बीच में। देखिए, दिख रहा है ब्लू लाइन, रेड लाइन। रेड लाइन अंशस्पर्शी है और ब्लू लाइन जो है वो वक्र है। वक्र अंशस्पर्शी मैं आपको चलते हुए दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और दूर और दूर और दूर, मैं आपको कहीं ले जाऊँ, कितना भी पीछे ले जाऊँ, अब आपको लग रहा है चिपक गए, नहीं, जूम करिए, ये देखिए नहीं चिपके, ये वहीं के वहीं है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं, आप इस तरफ चले जाइए। अगर आप बाईं तरफ जाना चाहते हैं, बाईं तरफ चले जाइए। अब आपको लग रहा होगा कि ब्लू लाइन तो कहीं दिख ही नहीं थी, तो थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ब्लू लाइन दोनों दिख जाएगी कि ब्लू लाइन और रेड लाइन जुड़ी नहीं है, बीच में गैप है, जगह खाली है। टच करके तो फिर का आएगी अंशस्पर्शी भाई, टच कर गई तो फिर अंशस्पर्शी का आएगी। अनंतस्पर्शी वो होती है जो अनंत तक आपका साथ निभाती है, अनंत तक आपका साथ निभाती है बिना टच किए हुए, तभी तो अनंतस्पर्शी, जो अनंत पे जाके स्पर्श करने वाली है भाई, होगी। दूसरी अनंतस्पर्शी देखते हैं, चलिए। ये तो रेड वाली एक हो गई, ये है y बराबर 0, ठीक है। दूसरी अंशस्पर्शी देखिए, दूसरी इसकी अंशस्पर्शी है x बराबर 1, दिख रहा है आपको, x बराबर 1। ये देखिए, ये ग्राफ के साथ साथ जा रही है, बैंगनी कलर और ब्लू कलर ग्राफ है, बैंगनी कलर जो है वो अनंतस्पर्शी है। आप ऊपर चलते जाइए, देखते जाइए, ये देखिए चल रहा है इस तरीके से। ये ऊपर और नीचे, सिर्फ ऊपर ही नहीं है, नीचे भी है बेटा, अंशस्पर्शी चलती जा रही है, ठीक है। दो अंशस्पर्शियां होगी, ये दो समांतर अंशस्पर्शियां देखिए, एक तो x के समांतर है, एक y के समांतर। रेड वाली जो है वो x के समांतर है, और ये जो बैंगनी कलर वाली है ये y के समानांतर है, ठीक है। अब इसकी एक तिर्यक अंशस्पर्शी भी है, वो भी देखिए, y माइनस x माइनस 2 बराबर 0, या y बराबर x प्लस 2, ये इसकी तीसरी अंशस्पर्शी ब्लैक वाली, देख रही हो। अब आप कहेंगे सर ये अंशस्पर्शी कहाँ है, ये देखिए इस शाखा के साथ, ये जो ब्लू वाली जो ये अनंत शाखा है, इसके साथ ये ब्लैक वाली चल रही है। चलते जाइए, नीचे चलाते जाइए, आप दिखते जाएगा आपको, जा रही है। ऊपर देखिए, ऊपर भी जाएगी बेटा, ये देखिए ऊपर भी जा रही है, जा रही है, ऊपर भी एक कंसेप्ट जा रहा है, ये देखिए, ये जाए जा रही है, सही है। तो ये है अनंतस्पर्शी, आगे। तो ये 3 अंशस्पर्शी हैं। अब ये जो 3 अंशस्पर्शियां हैं, n का मान 3 है, तो प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या आपको याद होगा, मैंने बताया था n माइनस 2, n का मान 3 हो तो 3 माइनस 2, यानी 3 इंटू 1 3, तो प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या 3 होगी। अब देखिए, ये जो अनंत स्पर्शियां हैं और वक्र है, एक दूसरे को 3 बिंदु पे काटेंगे, और मैं आपको 1 बाय 1 दिखाई देता हूँ। ये देख, ब्लैक वाली अनंत स्पर्शी और ये वक्र, एक तो बिंदु है -1 + 1, इस बिंदु पे काट रहे हैं। एक ये देखिए, ये रहा दूसरा बिंदु 0 0। रेड वाली और वक्र कौन है, ये जो ब्लू वाला है ये वक्र है, और रेड वाली अनंत स्पर्शी, दोनों ने काटा, यहाँ एक बिंदु बना, ठीक है। अब आप ये इस बिंदु को मत करिएगा, ये बिंदु अनंत स्पर्शी का है, मैं वक्र और अनंत स्पर्शी के कटान बिंदु की बात कर रहा हूँ। ग्राफ जो मूल वक्र है वो, और जो अनंत स्पर्शी है, उन दोनों के कटान बिंदु की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बिंदु है, ये तो अनंत स्पर्शी का, इनको काउंट नहीं करूंगा मैं सिर्फ काउंट करूंगा वक्र और अनंत स्पर्शी के कटान बिंदु को, 1 2 और 1 3। ये देखिए, 1 और -1, ब्लू वक्र है, बैंगनी कलर अनंत स्पर्शी है, ठीक है। 3 मिले आपको, ये 3 बिंदु, इन 3 बिंदु से गुजरने वाले वक्र को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी वक्र। इनसे जब कोई वक्र गुजरता है तो उसका नाम है प्रतिच्छेदी वक्र। और इसका जो प्रतिच्छेदी वक्र है वो ये देखिए, ये देखिए, ये लाइन इन तीनों बिंदु से जा रही है, नहीं जा रही, नहीं जा रही बेटा, देखिए इन तीनों बिंदु से जा रही नहीं जा रही, ये है प्रतिच्छेदी वक्र। तो इनका चित्र ऐसा होता है, सारा इसमें आ गया, सब निचोड़ इसमें आ गया, वक्र दिख रहा, ब्लू कलर वाला जो है वो वक्र है, 3 अंशस्पर्शियां हैं, एक रेड वाली जो x के समांतर है, एक बैंगनी कलर वाली जो y के समांतर है, एक तिर्यक अनंतस्पर्शी है y बराबर x प्लस 2। इन 3 अनंतस्पर्शियों ने इसमें कितने बिंदु पे काटा, 3 बिंदु पे काटा। वो 3 बिंदु कौन कौन है, 0 0, -1 + 1 और 1 -1। इन तीनों को अगर मिलाएं, इन 3 बिंदु से जाने वाले वक्र का समीकरण हो गया y बराबर -x। ये प्रतिच्छेदी वक्र कहलाता है। ये ग्रीन वाला जो है ये प्रतिच्छेदी वक्र कहलाता है। दिमाग में चित्र बैठा नहीं बैठा आपका कि क्या होती है अनंत स्पर्शी? देखिए, अनंत स्पर्शी वो है जो अनंत तक साथ निभाती है, वक्र का अनंत तक साथ निभाती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है। आगे सारा सार, तो उम्मीद करता हूँ कि चित्र से आपको सारी बात क्लियर होगी, बड़ा मजा आया होगा। अब आ जाइए अनंत स्पर्शी निकालते कैसे हैं, निकालने वाली बात करते हैं, ठीक है।
तो फाइनली आपने डायग्राम से अच्छे से समझ लिया कहानी को कि क्या होती है अनंत स्पर्शियाँ, कैसे वो अनंत तक चलती है। देखिए ग्राफ में दिखा नहीं सकता था, आपको दिखाता तो आप चाहे सदियों सदियों तक बनाते रहिए, लाइनें ग्राफ के साथ 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 चलती रहती और कभी भी टच नहीं करती। ये और देखिए, सोचिए कंसेप्ट कितना गहरा रहा होगा, कितनी दूर तक आप लेके गए हैं और फिर भी टच नहीं करे। और मैं तक नहीं है, अगर मैं अपना पूरा जीवन निकाल दूँ उसको खींचते खींचते खींचते, और मेरी आने वाली पीढ़ी, आने वाले हज़ारों पीढ़ियाँ भी अगर इस लाइन को खींचने में अपनी उम्र खर्च कर दे, तब भी कभी ये टच नहीं करेंगी, चलती रहेंगी, दूरी कम होती रहेगी, कभी टच नहीं करेगी। तो सोचिए कितना ज़बरदस्त कंसेप्ट है। स्पर्श रेखा जो अनंत पे स्पर्श करती है अनंत स्पर्शी कहलाती है। मस्त गजब है ना, कमाल है, कमाल है भाई, कमाल है। अब आइए थोड़ा सा और बता लेते हैं इसका। इसमें एक और ज़बरदस्त शर्त है कि भाई अनंत स्पर्शी होने की आवश्यक शर्त, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अनंत स्पर्शी के होने की आवश्यक शर्त बता दीजिए। कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एसिम्पटोट, अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए शर्त। किसी वक्र का हमें कैसे पता चलेगा उसके अनंत स्पर्शी है या नहीं है? अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए, पकड़ लीजिए बेटा बात जो बोलने वाला हूँ, कमाल की बातें बोलने वाला हूँ। अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए, अब आप बार बार यही सोचेंगे सर अनंत स्पर्शी निकालना नहीं सिखाया अभी तक, तो वो आएंगी, बिल्कुल आएंगी, घबराइए मत। अनंत स्पर्शी से निकालने से पहले भी बहुत कुछ चीज़ें, कई रस्म और रिवाज है जो पूरे करने हैं। जैसे शादियों में फेरे होते हैं, फेरे तो बाद में होते हैं, पहले तो बहुत सारे काम और होते हैं जो पहले होते हैं, है ना। वो सारे जो नेकचार है वो पहले होते हैं, उसके बाद फेरे होते हैं। तो वो नेकचार जो है वो भी बाकी पड़े हैं कई, वो पहले पूरे कर लूँ फिर फेरे करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़े नेकचारों में पूरा भाग दीजिए, पार्टिसिपेशन कीजिए अच्छे से। अब है अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए प्रतिबंध, कि कैसे पता चले कि कोई ग्राफ के अनंत स्पर्शी है या नहीं है, कोई समीकरण जो है उसके अनंत स्पर्शी है या नहीं है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आपको? मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि कोई ग्राफ जो है उसकी अनंत शाखा होने के बावजूद भी उसके अनंत स्पर्शी है या नहीं है, हम श्योर होकर नहीं कह सकते। देखिए हमारी मजबूरी देखिए, किसी ग्राफ की अनंत शाखा है तब भी हम नहीं कह सकते, ठीक है, कि अनंत स्पर्शी है या नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि अनंत स्पर्शी है या नहीं है? तो उसी के लिए हमें कोई प्रतिबंध चाहिए। तो बिल्कुल घबराइए मत, प्रतिबंध है। इसमें आपके दो प्रतिबंध आएंगे, दो शर्तें होंगी जो आपको पूरी करनी पड़ेगी बैक टू बैक। नंबर एक इसका जो dy बाई डी एक्स आप निकालेंगे, dy बाई डी एक्स की आपको लिमिट निकालनी है। पहले आप अवकलन कर लीजिए, फिर उस अवकलन की x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे आप लिमिट निकालिए, और वो जो लिमिट है वो कुछ भी आए, एक फाइनाइट नंबर आनी चाहिए। सपोज कीजिए m नाम दे देता हूँ, m मस्ट बी ए फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर मतलब अनंत नहीं आना चाहिए। 0 आए, 2 आए, 5 आए, 10 आए, 15 आए, 5/2 आए, √2 आए, कुछ भी आए, कुछ भी आए, लेकिन एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। एक शर्त। शर्त नंबर 2, दूसरी शर्त एक ही नहीं है, एक और है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, इसका मान भी फाइनाइट आना चाहिए। इसका मान नाम दे दिया मैंने c, ये भी एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, बस इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। कितना ही आए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आए, प्लस में आए, बट्टे में आए, अंडर रूट में आए, बिना अंडर रूट के आए, कुछ भी आए, बस फाइनाइट नंबर आना चाहिए। फाइनाइट का मतलब परिमित संख्या आनी चाहिए, फाइनाइट मतलब रियल नंबर आना चाहिए, ये समझ जाइए। बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। अनंत वनंत नहीं आने चाहिए भाई, ये भूत प्रेत नहीं आने चाहिए, कोई भी रियल नंबर आना चाहिए। अगर ये दो बातें सत्य हो गई तो समझ जाइए अनंत स्पर्शी है। और कौन सी अनंत स्पर्शी है वो भी आपको बता देता हूँ। अगर ये दोनों बातें सही हो गई तो मानिए अनंत स्पर्शी है, और कितनी है? वो है y बराबर mx प्लस सी। ये जो आपका m का मान आया है यहाँ से, और ये जो c का मान आया है यहाँ से, ये यहाँ रख दीजिए, ये अनंत स्पर्शी है। ये है अनंत स्पर्शी के होने के लिए आवश्यक शर्त। ये शर्त अगर पूरी हो जाती है तो अनंत स्पर्शियाँ है। अगर ये पूरी नहीं होती है, इनमें से कोई भी शर्त अधूरी रह जाती है, तो अनंत स्पर्शी नहीं है। तो समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं आपका जो काफ़ी देर से आप वेट कर रहे हैं उस हिस्से पे, अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना। अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना, एक एक करके दोनों अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने का तरीका पढ़ेंगे। अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नंबर एक, समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना, क्योंकि उसका एक अपना तरीका है, समांतर अनंत स्पर्शी। दूसरा तिर्यक अनंत स्पर्शी, समांतर एवं तिर्यक अनंत स्पर्शी। मतलब जो पैरेलल एसिम्पटोट है वो, और जो ऑब्लिक एसिम्पटोट है वो अलग अलग तरीके से, हम अलग अलग मेथड से ज्ञात करेंगे। पहले है समांतर अनंत स्पर्शियाँ कैसे ज्ञात करना। ज्ञात करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सा ट्रिक है। आपकी जो समीकरण है उसमें जाना है, समीकरण में जाना है,
पहले सपोज कीजिए आप एक्स एक्स के समांतर निकाल रहे हैं, क्योंकि दो होंगे ना, एक एक्स एक्स के समांतर होंगे और एक वाई एक्स के समांतर होंगे। मान लीजिए आप पहले एक्स एक्स के समांतर निकालना चाहते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना चाहते हैं, एक्स के समांतर अनंतस्पर्शी आप चाहते हैं। ठीक है, करना क्या है, एक्स की अधिकतम घात मतलब मैक्सिमम पावर आपके समीकरण में जाना है, इक्वेशन में जाना है, और एक्स की जो अधिकतम घात है, एक्स की अधिकतम घात पे जाना है, देखने की एक्स की सबसे बड़ी पावर कहाँ है, और उस बड़ी पावर का जो गुणांक है, उससे जो गुणा हो रहा है, कॉफिशिएंट जो है उसको ढूंढना है, उसका गुणांक। क्योंकि मान लीजिए एक्स की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो उसके साथ जो गुणा हो रहा है उसको ढूंढना है, उसको अलग करना है और उसको बराबर 0 कर देना है। इससे आपको एक्स एक्स के समांतर जो अनंतस्पर्शी है वो आपको मिल जाएगी। अभी आपको सवाल करके दिखाऊंगा तो बात सारी क्लियर हो जाएगी। आगे चलिए, फिर है वाई एक्स के समांतर। वाई एक्स के समांतर आपको वाई एक्स के समांतर निकालनी है, तो y की अधिकतम घात, समीकरण में जाइए और y की जो अधिकतम घात है, y की अधिकतम घात का गुणांक उसको 0 कर दीजिए। इससे आपको y के समांतर अनंतस्पर्शी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आप अनंतस्पर्शी ज्ञात करें, अनंतस्पर्शी एक रेखा का समीकरण है, तो समीकरण रेखा का आना चाहिए। रेखा का समीकरण नहीं आ रहा है तो फिर वो अनंतस्पर्शी नहीं मानी जाएगी। सपोज कीजिए 5 आ गया, 5 कोई समीकरण थोड़ी है। 3 आ गया, 3 कोई समीकरण थोड़ी है। समीकरण तो x के पदों में होगा, y के पदों में होगा, x और y दोनों के पदों में होगा। समीकरण तो रेखा का होना चाहिए ना, रेखा का समीकरण आना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने x के अधिकतम घात को 0 किया और आपने कहा देखो ये आंसर है, 3 आ गया, 3 बराबर 0। क्या 3 बराबर 0 हो सकता है? तो इस तरीके से जो आए तो वो अनंतस्पर्शी नहीं है, वो तो बिना मतलब की चीज़ें आ गई है। तो पहले जरूर देखिएगा कि अनंतस्पर्शी है वो एक रेखा होती है, तो रेखा का समीकरण ही आना चाहिए। रेखा का समीकरण नहीं आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपकी सारी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल आपको एकदम क्लियरिटी देगा। ए स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर और बराबर में 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो एक्स एक्स के समानांतर है और जो वाई के समानांतर अनंतस्पर्शी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप इक्वेशन को एकदम सॉल्व कर लीजिए। ये जो बट्टे वट्टे आ रहे हैं सबको हटाइए, इक्वेशन को एकदम एक लाइन में ऊपर की तरफ ले लीजिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है लघुत्तम लेना होगा या लघुत्तम से गुणा करना होगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से गुणा करने पर, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे ये हो जाएगी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कट गया तो वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर कट गया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर बराबर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों आ जाएंगे। आगे अब आप इनको एक तरफ कर लीजिए, सारे पदों को एक तरफ कर लीजिए, बराबर में 0 आ जाएगा। और ध्यान से बेटा कहानी को समझिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, आगे सारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। अब मैंने आपको क्या बताया था वो याद कीजिए। मैंने बताया था कि x की अधिकतम घात का गुणांक, पहले आप एक्स एक्स के समांतर अनंतस्पर्शी निकालेंगे और वो निकालने के लिए आपको समीकरण में जाना है, ढूंढना है कि x की अधिकतम घात कितनी है। तो आप इस समीकरण में आए और देखेंगे कि x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी घात है, 2 पावर है, यहाँ कितनी पावर है, 2 पावर है, और कोई x है नहीं है। तो इनमें से बताइए x की सबसे बड़ी पावर कितनी हुई, तो आप कहेंगे सर 2 पावर, और 2 पावर के भी 2 पद है, 2 पद है तो दोनों में से कॉमन लेके एक बना लीजिए इसे, है ना, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, 2 भाई x की सबसे बड़ी पावर इसमें कितनी थी, 2, और वो भी 2 बार आ रही थी, तो कॉमन लेके एक बार कर लेते हैं। अब एक बार हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि x की बड़ी से बड़ी घात लेनी है, जो भी है ढूंढनी है, उसका जो गुणांक है वो ढूंढ लेना है, अलग कर लेना है, उसको 0 कर देना है। क्या कहा था, x की अधिकतम घात का गुणांक क्या करना है आपको, समीकरण में जाना है और x की सबसे बड़ी पावर, x की अधिकतम घात कौन सी है उसके साथ गुणा कौन हो रहा है, मतलब गुणांक कौन है, कॉफिशिएंट कौन है, उसे बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो इसको 0 कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर दिया 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, वाई स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर, वाई बराबर अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर, बाहर प्लस माइनस, वाई बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर का बी बाहर आ गया और अंडर बन गया माइनस का 1, क्योंकि माइनस रहेगा अंदर, और -1 यानी आयटा। अब बताइए क्या आयटा वाली कोई अनंतस्पर्शी होती है, काल्पनिक अनंतस्पर्शियां होती है, नहीं है।
काल्पनिक अनंत स्पर्शियां नहीं होती, काल्पनिक अनंत स्पर्शियां नहीं होती है। अब ये आयटा आप लेंगे तो काल्पनिक आ जाएगा, काल्पनिक अनंत स्पर्शियां नहीं होती है। तो आप कहेंगे कि इसमें एक्स एक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अतः एक्स एक्स के समांतर, हाँ भाई, अपनी एक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है बोली। क्यों? क्योंकि अनंत स्पर्शी आई नहीं है। आपने निकालने की चेष्टा की, कोशिश की, लेकिन नहीं है। तो अब होगी नहीं तो कहां से आएगी? ठीक है। अब इसी प्रक्रिया को रिपीट करिए वाई एक्स के समांतर। ये तो हुई थी एक्स एक्स के समांतर। अब आइए वाई एक्स के समांतर, इसी प्रक्रिया को, सेम प्रक्रिया को दोहराते हैं। वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी। क्या करना होगा? y के अधिकतम घात के गुणांक को 0 करना होगा। समीकरण क्या आई थी आपकी? ऊपर से देख लीजिए। ये आई थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस बार आपको y के अधिकतम घात का गुणांक इसमें देखना है। y की अधिकतम घात का गुणांक आपको देखना है। कहाँ है y की अधिकतम घात कितनी है? पहले देख लीजिए y कितना कितना कहाँ पे है। यहाँ देखें, यहाँ y है 2 पावर वाला, यहाँ कोई y नहीं है, यहाँ 2 पावर का है। तो पूरे समीकरण में 3 ही तो पद है। उन 3 पद में से y जो है वो 2 पदों में आ रहा है, उस पर भी 2 पावर आ रही है। तो अधिकतम घात कितनी हुई y की? 2, और वो भी 2 पद आ रहे हैं। 2 पद आ रहे तो कॉमन लेके एक पद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लेके एक बार कर लिया। अब आपको 2 y नहीं दिखेंगे, एक ही y दिखेगा। y की अधिकतम घात कितनी है? 2, और उसका गुणांक कौन है? ये उसका गुणांक है। इसको क्या कर देना है? 0 कर देना है। y की अधिकतम घात का गुणांक 0 कर देना है। y की अधिकतम घात का गुणांक क्या कर देना है? 0 कर देना, 0 कर देना है। तो 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। इससे आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया, और x बराबर प्लस माइनस ए आ गया। तो उसके पास कितने अनंत स्पर्शी आ गई? आपके पास 2 अनंत स्पर्शी आ गई। एक तो प्लस की है और एक माइनस है। ये देखिए आइटम नहीं है। और समीकरण है। समीकरण कब होता है? जब x हो या y हो या x y दोनों हो तो समीकरण कहलाता है। तो बेटा यहाँ पे जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि समीकरण आना चाहिए। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, समीकरण आना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं ले सकते कि समीकरण का मतलब क्या होता है? जिसमें x हो, जिसमें y हो, जिसमें x और y दोनों हो, तो समीकरण ही आना चाहिए, है ना। सपोज कीजिए यहाँ पे a बराबर 3 आ जाता, तो a बराबर 3 कोई समीकरण थोड़ी है। वो तो बता रहा है कि a का मान 3 है, समीकरण नहीं है। समीकरण तब शब्द बनता है जब या तो x होता है, चर होते हैं। a तो नियतांक है, चर होते हैं। चर का मतलब x होते हैं, x है, y है, या x y दोनों है तो ठीक है। आयटा भी नहीं होना चाहिए, आयटा हो तो काल्पनिक होगा, जैसा भी हुआ था। तो समझ गए अनंत स्पर्शियां, समांतर अनंत स्पर्शियां कैसे निकालते हैं? समीकरण में जाना होता है और x की अधिकतम घात ढूंढनी होती है, फिर उसके गुणांक को 0 करना होता है। फिर उसी समीकरण में वापस जाना होता है, y की अधिकतम घात ढूंढनी होती है, उसका गुणांक लेना होता है, 0 करना होता है। तो इससे आपको x x के समांतर और y x के समांतर दोनों की मिल जाती है। चलिए कुछ सवाल और ट्राई कर लेते हैं, और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस ए की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x x के समांतर अनंत स्पर्शी निकालते हैं। तो बताइए x x समांतर कैसे निकलती है? x की अधिकतम घात का गुणांक 0, x की अधिकतम घात जो भी x की सबसे बड़ी पावर है समीकरण के अंदर, और उसके साथ जो भी गुणा हो रहा है उस गुणांक को आप क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। तो समीकरण में जाइए, देखिए x की अधिकतम पावर कितनी है? 3। यही है, और कहीं है x की पावर 3? देख लीजिए, यहाँ है x की पावर 1, यहाँ x की पावर 3, यहाँ x का कोई पद ही नहीं है। तो x की सबसे बड़ी पावर हुई 3, और जो 3 है उसका जो गुणांक है वो है y इसका गुणांक है। तो अधिकतम x की अधिकतम घात x क्यूब है, उसके साथ गुणा कौन हो रहा है? y, गुणांक y है बराबर 0। ये अनंत स्पर्शी आ गई, y बराबर 0 आ गई। अब इसी सवाल के लिए आप y x के समांतर निकालिए। y x के समांतर कैसे निकलेगा? y की अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0। अब y की अधिकतम घात, आप समीकरण में जाएंगे और देखेंगे y की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है। तो आप देखेंगे 3 पावर है, उसका गुणांक कौन है? x। तो आपको क्या करना होगा? x को, तो x x के समांतर अनंत स्पर्शी कौन सी हुई? y बराबर 0। y x के समांतर अनंत स्पर्शी कौन सी हुई? x बराबर 0 आ गया।
चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना, डाउट्स नहीं रहने चाहिए। तो एक और ट्राई करते हैं, x-3 x-2 y² माइनस 9x²। यहाँ बड़ी तसल्ली दिखानी होगी आपको, जल्दबाजी करेंगे तो बिल्कुल गलत होगा, पक्की बात है, जल्दबाजी मत करिएगा, धीरे धीरे आराम से। तो यहाँ पे मैं आपको पहले x के समांतर जो अनुस्पर्शी है वो निकाल के दिखाता हूँ, x के समांतर। और x के समांतर कैसे निकलती है, x की अधिकतम घात का गुणा 0 करना होता है, सही कह रहा हूँ। x के समांतर अनुस्पर्शिया कैसे निकलती है, x की अधिकतम घात का गुणांक 0 करना होता है। पहले ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं आपके लिए, x² माइनस 3x माइनस 2x यानी माइनस का 5x, 3 दूनी 6, ये 6 आ जाएगा। और पहले आप पूरे समीकरण को खोल के डिटेल से लिख लें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। समीकरण मैंने खोल दी, x² y² माइनस 5x y² प्लस 6y² माइनस 9x² बराबर 0। अब मैं x के समांतर जा रहा हूँ तो x की अधिकतम घात का गुणांक मुझे 0 करना होगा। x की पावर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x कोई पावर में नहीं है, यहाँ 2 पावर में है, तो 2 पावर के मुझे 2 मिल गए। एक यहाँ x की पावर 2 है, एक यहाँ x की पावर 2 है, तो मैं इनमें से कॉमन निकाल के इनको एक साथ कर लेता हूँ, y माइनस 9 और x² कॉमन, माइनस 5x y² प्लस 6y²। अब आप आराम से देख सकते हैं कि x की अधिकतम घात 2 है और उसका गुणांक ये है ना। x की अधिकतम घात का गुणांक को आपको क्या करना होता है, x की अधिकतम घात का गुणांक, अधिकतम घात का जो गुणांक है उसको आपको 0 करना होता है, 0 करना होता है। तो उसको 0 करेंगे तो y² माइनस 9 को आपको 0 करना होगा। तो जब 0 करेंगे तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3, यानी 2 अनुस्पर्शियाँ आ गई, 3 और माइनस 3 आ गई। इसके लिए ही दोबारा प्रक्रिया दोहराते हैं, yx के समांतर निकालते हैं, yx के समांतर, yx के समांतर पैरेलल टू y एक्सिस अनुस्पर्शियाँ। तो y की अधिकतम घात का गुणांक 0, y की अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0। y की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ आप आराम से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये रहा y की 2 पावर, सिर्फ और कोई है ही नहीं, गुणांक ये हुए, ये गुणांक हुए, x-3 x-2 बराबर 0। और यहाँ से आप x बराबर 3 तथा x बराबर 2, तो ये अनुस्पर्शी हो गई। तो कुल कितने अनुस्पर्शियाँ आ गई, 4 अनुस्पर्शियाँ आ गई, 4 अनुस्पर्शियाँ आ गई। मैं आपको यहाँ पे टोटल करके एक साथ लिख देता हूँ। एक तो आई है x बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 3 और y बराबर -3। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देखिए, चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि अनुस्पर्शियाँ कैसी होंगी, ठीक है ना। कन्फ्यूज में आप ये सोचेंगे सर चित्र बनाना जरूरी है, चित्र बनाने पड़ेंगे क्या, नहीं, चित्र नहीं बनाने पड़ेंगे, मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहाँ है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 1 2 3। तो सबसे पहले x बराबर 1 व x बराबर 2, x बराबर 2 आपकी यहाँ से जाएगी, x बराबर 2 आएगी, अनुस्पर्शी ये होगी x बराबर 2। फिर x बराबर 3, x बराबर 3 आपकी यहाँ से जाएगी, अनंत तक जाएगी। फिर होगी y बराबर 3, तो यहाँ से y बराबर 3, 1 2 3, ये y बराबर 3, ये आपकी अनुस्पर्शी हो जाएगी y बराबर 3, y बराबर -3। सबकी सब आप देख पा रहे हैं समानांतर है, कोई x के समांतर है, कोई y के समांतर है सब समांतर ही। तो ये सारी अनुस्पर्शियाँ जो होती है x के समांतर है, y के समांतर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो अब आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी। अगर यहाँ कोई परेशानी रही है तो मैंने बताया कि डिटेल में लेक्चर है, आप डिटेल लेक्चर जो सीरीज़ है उसको देखिए, और अगर कोई छोटे मोटे डाउट्स आपके हैं तो वो सीरीज़ आपके एकदम क्लियर कर देगी। यहाँ तो मैंने कोशिश की है, 3 एग्जाम्पल से आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम तिर्यक अनुस्पर्शी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि तिर्यक अनुस्पर्शियाँ कैसे ज्ञात करते हैं। तिर्यक अनुस्पर्शियाँ ज्ञात करना, तिर्यक अनुस्पर्शी ज्ञात करना, कुछ स्टेप है उनको आपको फॉलो करना है। तिर्यक अनुस्पर्शी ज्ञात करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो है वो 1 बाय 1 करके समझाता भी जाता हूँ और साथ ही साथ में आपको एग्जाम्पल भी करवाता जाता हूँ, जिससे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं साथ साथ में, y की पावर 3 माइनस
एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। सबसे पहला स्टेप, मैं स्टेप जो है वो सारे यहाँ इस साइड में यहाँ लिखता जाऊंगा। सबसे पहला होगा स्टेप वन। स्टेप वन में क्या करना है आपको, समीकरण को घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है। घातों के घटते हुए मतलब सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, इस तरीके से आपको लिखना है। घातों के घटते क्रम में लिखना है, घातों के घटते क्रम में लिखना है। ये आपका पहला स्टेप होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये 3 घात का है, 3 घात का है। इस पे x पे 1 है, y पे 2 है, तो ये कितने घात का हुआ, 3 घात का। x पे 2 है, y पर 1 है, टोटल कितनी हुई 3। इस पे कितनी है 3, इस पे कितनी है 2, इस पे कितनी है 2, इस पे कितनी है, ना x है ना y है, यानी 0। तो यहाँ आपको देखना है कि आपके समीकरण जो है उसमें सबसे बड़ी पावर के पद पहले लिखने, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। तो पहले 3-3 घात वाले लिखने, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 3-3 है, तो 3-3 घात वाले लिखने, फिर 2-2 घात वाले लिखने, फिर 1-1 घात वाले लिखने, फिर अचर पद लिखने। और फॉर्चुनेटली भाग्यवश तकदीर ने साथ दिया और आप देख रहे हैं कि 3-3 घात वाले पहले लिखे हुए हैं। ये देखिए ये आपके 3-3 घात वाले, ये आपके 2-2 घात वाले, 1-1 घात का कोई यहाँ है ही नहीं, और फिर 0 घात के। तो सब कुछ क्रम से ही लिखा हुआ है। अधिकतर सवालों में आपको पद क्रम से ही मिलेंगे। अगर नहीं मिले, बाय द वे नहीं मिले, तो आपको क्रम से लिखना है। पहले सबसे बड़ी पावर, मान लीजिए 4 पावर है, तो 4-4 पावर के, फिर 3-3 पावर के, फिर 2-2 पावर के, फिर 1-1 पावर के, फिर 0 पावर के, फिर बराबर में 0। इस तरीके से आपको समीकरण को क्रम से सेट करना है, पावर के आधार पे, घात के आधार पे। ठीक है, ये स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 होने के बाद में स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि आपकी जो समीकरण है, ध्यान दीजिए, आपके समीकरण है जिसमें 2 पावर, 3 पावर, 1 पावर जो भी है, वहां से इनको आपको नाम देना है phi 3। 3 पावर वालों को phi 3, 2 पावर वाले पदों को phi 2, 1 पावर वाले को phi 1, 0 पावर वाले को phi 0। यहाँ phi 1 तो है नहीं, phi 1 तो यहाँ 0 है, 1 पावर का कोई पद ही नहीं है, तो phi 1 0 है। तो इस तरीके से phi 3, phi 2, phi 0, phi 1 ये नाम देने हैं। यानी स्टेप 2 आपका क्या हुआ, स्टेप 2 क्या हुआ, n घात के समीकरण को phi n का नाम देना है। तो 3-3 घात वालों का नाम phi 3, 3 घात वाले, n घात वाले को phi n कहना है, तो 3 घात वालों को phi 3, 2 घात वालों को phi 2, 1 घात वालों को phi 1, 0 घात वालों को phi 0। इस तरीके से आपको कहना है। यहाँ आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। समीकरण को घात की जो पावर है उसके घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी पावर के पद, ठीक है, बड़ी पावर देख ली, पहले तो एक पद पे देख लीजिए किस पद पे कितनी पावर है, पहले पद पे कितने, दूसरे पे कितने, तीसरे पे कितने, चौथी कितने, फिर उसमें से जो बड़ी बड़ी पावर के हैं, जैसे 4-4 पावर के, उनको एक साथ कर लीजिए, फिर 3-3 पावर को, फिर 2-2 पावर को, फिर 1-1 पावर को, फिर अचर पद को। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सबको अलग अलग कर देना, phi 3, phi 2, और आपको x की जगह 1 और y की जगह m रख देना है। x की जगह 1 और y की जगह m। ये आपका स्टेप नंबर 3 कहलाएगा। स्टेप 3, सभी को मतलब कौन है, ये है phi n माइनस 1 डैश डैश, सबको, सभी को अलग अलग कर लेना है। सभी को अलग अलग कर लेना है, अलग अलग x बराबर 1 और y बराबर m रखना है। क्या कहा मैंने, सबको अलग अलग कर लेना है और x की जगह 1 और y की जगह m रख देना है। ये हो जाएगा आपका अगला स्टेप। चलिए ऊपर दिखाता हूँ। ये 3-3 बार वाले थे phi 3, इनमें जहाँ y आ रहा है वहाँ m रख दीजिए, जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 रख दीजिए। तो देखिए क्या बना, इसका नाम तो रहेगा phi 3, जहाँ y है वहाँ m रखूँगा, m क्यूब माइनस x की जगह 1, y की जगह m माइनस x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और y की जगह m, फिर x क्यूब। तो ये आपके 3-3 पावर वालों को आपने अलग कर लिया और उसमें x की जगह 1 और y की जगह m रख दिया। तो ये m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ये लीजिए phi 3 आपका बन चुका है। रख लीजिए, बचा के सुरक्षित करके रख लीजिए। अब यही काम आप phi 2 के साथ कीजिए। सेम प्रक्रिया phi 2 के लिए दोहराइए। phi 2 x की जगह 1, y की जगह m। एक बार आपको ये प्रक्रिया लंबी लग रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको आसान लगने लग जाएगा। x की जगह 1 और y की जगह m,
x की जगह 1 और y की जगह m, तो हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर। तो फाई 2 आपके पास आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके आपको सब फाई 3, फाई 2, फाई 1, अब मैं आप फाई 3 का मतलब ये नहीं कि फाई 3 इस बार बड़ा है, किसी सवाल में हो सकता है फाई 4 बड़ा हो, तो फाई 4, फाई 3, फाई 2, फाई 1 सब निकालने हैं आपको, किसी के साथ भेदभाव तो करना ही नहीं है ना। तो फाई 3 निकाल लिया, अब आपने फाई 2 निकाल लिया, अब आप फाई 1 निकाल दीजिए। फाई 1 तो कुछ है ही नहीं, फाई 1 तो कुछ है ही नहीं क्योंकि एक पावर का कोई पद ही नहीं है, तो फाई 1 बराबर हो गया 0 हो गया। अब फाई 0 निकाल लीजिए, अचर पद है आपका -1, सब आपके पास आ गया, फाई 3, फाई 2, फाई 1, फाई 0। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए दोबारा से मैं सब चीज़ें आपको, चाहे धीरे धीरे चलूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए समझने में। एक बार पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, स्थायी पढ़िए। तो स्टेप 1 है आपको पावर के हिसाब से सेट करना है इक्वेशंस को, इक्वेशंस के नाम रखने हैं, 3 इक्वेशन वाले को फाई 3, 2 वाले को फाई 2, 1 वाले को फाई 1 और बिना एक्स वाई वाले यानी अचर पद को फाई 0 कहना है। फिर x बराबर 1 और y बराबर m रख के सबको अलग अलग कर लेना, फाई 3, फाई 2, फाई 1 जैसे जैसे भी हैं उनको अलग अलग कर लेना है। ये आपका यहाँ आते आते 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे। फिर यहाँ आने के बाद में आपको अगला स्टेप करना है जिसका नाम है स्टेप 4। 3 यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं आपके, याद रहे। यहाँ स्टेप 4 आप अप्लाई करेंगे। स्टेप 4 जो होगा वो ये होगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 4 ये होगा जो सबसे बड़ा इक्वेशन थी आपके पास, सबसे बड़ी पावर, यहाँ फाई 3 है, किसी में फाई 4 हो सकता है, किसी में फाई 5 हो सकता है। तो जो भी सबसे बड़ी पावर का फंक्शन है, सबसे बड़ी पावर का फंक्शन आपको उसको लेना है और 0 कर देना है। जो भी सबसे बड़ी पावर का उसको 0 करना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कौन है, सबसे बड़ा कौन है भाई, मुखिया कौन है घर का, फाई 3 है। तो फाई 3 को आपको 0 कर देना है, फाई 3 को क्या कर देना है, 0 कर देना है। फाई 3 इक्वल्स टू 0। जैसे आप फाई 3 को 0 करेंगे, ये इक्वेशन क्या थी, m³ माइनस एम स्क्वायर। तो हमारा फाई 3 जो है वो है m³, ये रहा m³ माइनस एम स्क्वायर माइनस m प्लस 1, m³ माइनस एम स्क्वायर माइनस m प्लस 1। चेक कर लीजिए एक बार, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई मैंने गलत तो ना लिख लिया। m³ माइनस एम स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ठीक है। अब आपको देखिए त्रिघात समीकरण है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि त्रिघात समीकरण कैसे सॉल्व होती है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, सेपरेट लेक्चर है इसका, आप जाके देख सकते हैं। स्पेशल लेक्चर में जब आप जाएंगे, फोल्डर में स्पेशल लेक्चर के नाम से एक फोल्डर है, उस फोल्डर में मैंने दिखाया है कि त्रिघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को आती है तो बहुत अच्छी बात है। त्रिघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, ये उसका नाम है लेक्चर का। उसमें मैंने समझाया हुआ है कि कोई भी 3 घात की जो समीकरण है वो कैसे सॉल्व होती है, उसके तरीके बताए हुए हैं। तो यहाँ मैं आपको तरीके नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि यहाँ तो मुझे आगे ही बढ़ना है। तो इसलिए अगर आपको त्रिघात समीकरण सॉल्व करने में दिक्कत है तो उस लेक्चर को देखिए, स्पेशल लेक्चर को देखिए, ठीक है। त्रिघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, स्पेशल लेक्चर को देखें। यहाँ तो देखिए ये तो बहुत आसान सा एकदम, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि हर सवाल ऐसे ही आसान होगा, इतना आराम से m के मान निकल जाएंगे, नहीं भाई। आपको त्रिघात समीकरण सॉल्व करना सीखना ही होगा, वरना कभी ना कभी आगे परेशानी आ जाएगी। इससे बेहतर है कि आगे परेशानी ना आए। ये तो देखिए, ये तो आपने सिर्फ 2 के जोड़े बनाए, आपके सॉल्व हो गया। आपने 2 के जोड़े बनाए और ये देखिए m-1 कॉमन आ गया, m² माइनस 1 बराबर 0, और बड़े ईजिली हंसते हंसते ये सॉल्व हो गया। लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता कि हमेशा सवाल इतने ही आसान होंगे कि आपके आराम से m के मान निकल जाए 2 के जोड़े बनाने से। तो ज़रूरी है कि आप त्रिघात समीकरण को सॉल्व करना सीखें, तो उसके लिए पहले वो लेक्चर देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके m के मान जो है वो समान आ रहे हैं, m बराबर 1। आप यहाँ देख पाएंगे कि m के 2 मान सेम है, लेकिन m का एक मान भिन्न भी है। ये 2 समान मान है, 2 समान m के मान, ठीक है। और ये भिन्न मान है, भिन्न मतलब अलग अलग, डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, c जो है, आप m जब निकल जाता है तो आप c भी निकालते हैं, और c निकालने के लिए आपको फॉर्मूले लगाने होते हैं। तो जब m का मान समान होता है, यहाँ पे स्टेप नंबर 5 तैयार हो गया। अगर m का मान भिन्न है, स्टेप
स्टेप 5 में है m के मान ज्ञात करने पर, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, m का मान ज्ञात करने के बाद में आपको ये फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूँ ये यूज़ करना है। m के मान समान है, m के जो मान समान है आपको ये वाला c²/2 फाई सबसे बड़ी पावर वाले का 2 बार अवकलन m के सापेक्ष, c फिर उससे कम पावर वाले का 1 बार अवकलन और फिर उससे कम पावर वाला का कोई अवकलन नहीं। इससे आपको c के मान निकालने हैं। ठीक है। नंबर 2, अगर m का मान भिन्न है तो मतलब अलग है, तो अगर m का मान भिन्न है तो आपको c का मान इस तरीके से निकालना है, -φn-1 जो सेकंड पावर है, बड़ी पावर से लास्ट अगली पावर, उसमें बटा φn डैश। φn डैश में φn कौन है यहाँ पे, जो सबसे बड़ी पावर वाला है फलन, उसका 1 बार अवकलन m के सापेक्ष, वो नीचे आएगा, φn-1 ऊपर आएगा। इस तरीके से आपको m के मान निकालने हैं। अब यहाँ पे अच्छी बात ये कि सवाल में आपको दोनों ही क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि m के मान सेम भी आए हैं और m का मान अलग भी आया है। तो पहले जो m का मान सेम आया है मैं उसके लिए ट्राई करता हूँ। फॉर्मूला रहेगा c²/2, φ3 सबसे बड़ा है तो φ3 डबल डैश प्लस c φ2 सिंगल डैश प्लस φ1। आप देख सकते हैं ये मैंने क्या बताया था, φn सबसे बड़े वाले का 2 बार अवकलन, उससे कम वाले का 1 बार, फिर उससे अगले वाले का कोई अवकलन नहीं। तो φ3 सबसे बड़ा है तो φ3 का 2 बार, φ2 का 1 बार, φ1 का कुछ नहीं। तो अवकलन करके आप यहाँ पे मान रख सकते हैं। अवकलन कर लेते हैं, φ3 के पास चलते हैं। कहाँ हो भैया φ3, आ जाओ। φ3 अपने 2 बार अवकलन चाहिए हमें। φ3 डैश का 1 बार अवकलन करने पर आएगा 3m² - 2m - 1, ये 1 बार अवकलन आया, लेकिन हमें तो 2 बार चाहिए तो 1 बार और कर दिया। m के सापेक्ष कर रहे हैं, 6m - 2, ये आ गया 6m - 2, ये ले जाके आप यहाँ रख दीजिए, 6m - 2 प्लस c φ2 डैश। φ2 डैश मतलब φ2 का 1 बार अवकलन, φ2 डैश मतलब 1 बार अवकलन। तो यहाँ पे जब आप 1 बार अवकलन करेंगे, φ2 डैश 1 बार अवकलन करने पर हो जाएगा -2m, φ2 डैश बराबर -2m, वो यहाँ जाएगा। फिर आप φ1 रखिए, φ1 जो कि है नहीं, इस सवाल में φ1 तो शुरू में ही 0 था तो ये 0 है। ठीक है। अब आप आपका जो m का मान है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। m कितना है, 1 है, m का मान 1 रख दिया। m का मान 1 रखते ही c²/2, ये हो जाएगा 6 - 2 4, ये m का मान 1 रखते ही ये हो गया -2c बराबर 0, ये कट गया यहाँ पे है ना, 2c² - 2c बराबर 0, 2c आपका कॉमन आ रहा है, 2c कॉमन, c -1, और यहाँ पे c के 2 मान आ जाएंगे, c बराबर 0 और c बराबर 1। अब आपने देखा c के 2 मान आए, पता है क्यों आए c के 2 मान, क्योंकि m के भी तो 2 मान है ना, m के 2 मान है तो c के भी 2 मान आने चाहिए, तो इसलिए 2 मान आए। ठीक है। यहाँ से आपको 2 ही मान मिलेंगे। उसके बाद में m - 1 के लिए आप उसके लिए ट्राई करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो m का भिन्न मान है उसके लिए तो आपका फॉर्मूला होगा माइनस सबसे बड़े वाले का बट्टे में सबसे बड़े वाले का अवकलन ऊपर φ2। φ3 नीचे आता है, जो सबसे बड़े वाला है वो नीचे आता है, उसका एक अवकलन आता है, और ऊपर वाले का कोई अवकलन नहीं आता, वो एक कम होता है। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं आपका φ2 कितना है, φ2 कितना है, 1 - m² है, तो 1 - m² आपका ऊपर आ गया। और φ3 का डैश 1 बार अवकलन, φ3 का डैश, ये φ3 कहाँ हो भैया, φ3 का 1 बार अवकलन, 3m² - 2m - 1, 3m² - 2m, 3m² - 2m - 1। अब इसमें आपका जो m का मान है वो रख दीजिए भाई। m का मान कितना है, m का मान कितना है, m का मान है -1 यहाँ पुट करिए, c बराबर माइनस, ये हो जाएगा 1 - 1 ऊपर, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 का स्क्वायर जो कि +1 हो जाएगा, +2 एंड -1, ऊपर हो गया 0 अपॉन 3 to 5, 5 - 1 4, ये 4 हो गया, 0/4 0, तो c का मान 0 आ गया। अब लीजिए आपके पास m भी है c भी है, m को m बराबर 1 के लिए, दो m के मान सेम आए थे, उनके लिए c के मान c0 c1 आएंगे, और एक m बराबर -1 आया, उसके लिए आपका c का मान 0 आया है। अब इससे आपकी अनंत स्पर्शी निकल जाएगी y बराबर mx + c से। इस फॉर्मूले द्वारा ये आपको अनंत स्पर्शियाँ देगा, एसिम्पटोट देगा। 3 एसिम्पटोट यहाँ बनने वाली है, पहली इससे बनने वाली है, m का मान 1 c का मान 0, तो y बराबर x बन गई। फिर ये इससे बनी है बेटा, इस वाले से। ठीक है। अब आप इस वाले से बनाएंगे, इस वाले से आपकी बनेगी y बराबर m का मान 1
सी का मान 1, y बराबर x प्लस 1। फिर आप यहाँ से बनाएंगे तब आ जाएगा y बराबर -x, सी का मान 0। x को इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई बराबर 0, ये आपकी एक बन गई। इधर भी आप y को इधर ले आते हैं तो ये होगी x माइनस वाई बराबर 0। ये लीजिए, ये 3 अनुस्पर्शियाँ आ गई, तीनों तिर्यक अनुस्पर्शियाँ ये, ठीक है। इस तरीके से आपके अनुस्पर्शियाँ ज्ञात हो जाती हैं। अगर अब आप कहेंगे सर m के तीनों मान ही अलग अलग आ जाते तो तीनों मान आ जाते तो तीनों ही मान हम इससे निकालते। जब समान मान आते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं, और जो भिन्न आता है m का मान जो अलग आता है उसके लिए ये तरीका अपनाते हैं। इस तरीके से आपको अनुस्पर्शियाँ आपको मिल जाती है, ठीक है। और अगर अनुस्पर्शियों के बारे में आपको पढ़ना है और डिटेल में जानना है, तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको और पढ़ना है तो जो आगे डिटेल लेक्चर है उनको देखिए, समझिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि और सवाल है उनमें देखिए, समझिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई इससे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मोटा मोटी कहानी जो है वो आपको अब यहाँ पता चल गई है। यहाँ वो लास्ट स्टेप भी मैं लिख देता हूँ जो हमने अभी अंत में किया है कि भाई ये हो गया आपका, इसी के मान आ जाएंगे। ये स्टेप नंबर 5 था। स्टेप नंबर 6 जो होगा, स्टेप 6 जो होगा वो लास्ट होगा, जो आपका m तथा c आया, m और c आया, उससे आप आपकी अनुस्पर्शियाँ पता कर लीजिए। उससे आप अपने अनुस्पर्शियाँ जो है वो ज्ञात करिए। कैसे? y बराबर mx प्लस सी से m का और c का मान रख के आपके अनुस्पर्शियाँ पता कर लीजिए। ये लीजिए, तो समांतर अनुस्पर्शियाँ कैसे निकालते हैं वो समझा चुका, तिर्यक कैसे निकालते हैं उसका तरीका आपको समझा चुका। इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको और अच्छा आइडिया आ जाएगा। त्रिघात समीकरण थोड़ा सा सॉल्व करने में परेशान करेगी, उसके लिए वो त्रिघात समीकरण वाला लेक्चर जो है वो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर देखिए अभी भी रुक रहा हूँ, मैं ठहर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ भी प्रॉब्लम आती है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, वीडियो को कई बार देखिए, और फिर भी प्रॉब्लम है तो मैंने काफ़ी सॉल्व करा देगा, प्रश्नावली को पूरा सॉल्व करवाया हुआ है। आप जाइए डिटेल वाले लेक्चर में देखिए, उसमें एक एक चीज़ों को मैंने सॉल्व कराया है। इसमें मैंने पहले ही कहा था कि आपको समरी मोटा मोटी चीज़ें समझाऊंगा, और मोटा मोटी देखिए बड़े आराम से हमने समझा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डिटेल वीडियो की, और फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अनुस्पर्शी ज्ञात करने की विधियाँ, इस विधि को कहते हैं व्यापक विधि। ये जो विधि अभी आपने पढ़ी है ये विधि व्यापक विधि कहलाती है। अब आपको लगा क्यों इसको व्यापक विधि कहते हैं? ये जो भी पढ़ के आए हैं ये व्यापक विधि यानी जनरल मेथड कहलाता है। ये लेंदी है, लंबा है, परेशान करने वाला है। ये जनरल मेथड है। ये क्या कहलाता है? जनरल मेथड कहलाता है। ये आपको परेशान करता है क्योंकि लंबा है, लेंदी है। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका नुकसान क्या है? ये लेंदी है, लेंदी है, ये इसका ड्रॉबैक है, ये इसका नुकसान है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात ये है कि ये व्यापक विधि है। व्यापक विधि का मतलब ये सब पे काम करेगी, सभी सवालों पे काम करेगी। ऐसा नहीं है कि सवाल छांटने पड़ेंगे कि इस पे ये काम करेगा, इस पे नहीं करेगा। सभी सवालों पर काम करेगी। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस पे काम करेगी, इस पे नहीं करेगी। सभी सवालों पे ये काम करेगी। ये अच्छी बात है, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये एडवांटेज है। अब हर चीज़ के देखिए ड्रॉबैक्स भी होते हैं तो हर के एडवांटेजेस भी होते हैं। तो एडवांटेज तो ये है कि सभी सवालों पे काम करेगी, और ड्रॉबैक ये है कि ये लेंदी है, लंबा है, ये दिक्कत है। तो फिर इसका कोई विकल्प है आपके पास? तो हाँ जी, हमारे पास विकल्प है, ऑप्शंस है, अदर ऑप्शन, अदर ऑप्शन है, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन है। यहाँ पे मैं वर्ड इस्तेमाल कर देता हूँ, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब हमेशा काम नहीं करेंगे। कुछ अगर इनके सवाल इनके धक्के चढ़ गए, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था बचपन में, तो मुझे क्रिकेट का ज़्यादा अच्छा अनुभव नहीं है, ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलना भी नहीं आता था। लेकिन अगर फुल टॉस बॉल मिल गई, आप में से जो क्रिकेट खेलते होंगे उनको पता, फुल टॉस बॉल का मतलब होता है जो टप्पा नहीं खाती, वो सीधी हवा में आती है, उड़ती हुई आती है। वो बॉल आ जाती थी तो मैं उठा के मारता था। बस मैं फुल टॉस बॉल का इंतजार करता था, एक बार फुल टॉस बॉल आ जाए, फिर देखो मैं बढ़िया प्लेयर बन जाता था उस बॉल को देखते, क्योंकि सीधी बल्ले पे आती थी, मैं घुमा देता था। तो बस इन्हीं मेथड के साथ भी यही प्रॉब्लम है, ये लिमिटेड मेथड है। अगर सवाल है वो सीधी में आ गया एकदम, तब तो ये ज़बरदस्त काम करेंगे, या सीधी में नहीं आया तो ये तरीके बेकार जाएंगे। यहाँ दो तरीके हैं हमारे पास, एक है लिमिट मेथड जो कि बिल्कुल बेकार है, लिमिट की सहायता से। ये तो आपका जनरल मेथड से भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। लोग कहते हैं इसको शॉर्ट मेथड, लेकिन ये शॉर्ट मेथड ज़्यादा है नहीं, ये लंबा हो जाता है, लिमिट की सहायता से सॉल्व करना होता है, ठीक है। दूसरा एक मेथड है जो कि बहुत कम सवालों पे काम करता है, लेकिन काम कर जाता है, कई बार काम कर जाता है, जिसका नाम है इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। दो मेथड है, एक है लिमिट की सहायता से, सीमा का इस्तेमाल करते हुए, दूसरा है इंस्पेक्शन जिसे कहते हैं निरीक्षण विधि। इसको कहते हैं निरीक्षण विधि, निरीक्षण की सहायता से। काफ़ी कारगर, काफ़ी इफेक्टिव मेथड है ये,
काफ़ी इफेक्टिव मेथड है इंस्पेक्शन मेथड, अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं कि, लेकिन बस यही है, हमेशा काम नहीं करता, जब कभी भी काम करता है कमाल कर देता है। तो इसके लिए पंच लाइन यही है, जब काम करेगा, जब प्रभावी होगा तो जादू सा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे जादू ही हो गया। मतलब फटाफट 1 सेकंड में इसने अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर दी, सेकंड में चुटकी बजाई और अनंत स्पर्शियाँ आपके सामने, ऐसा हो जाएगा, जादू जैसा लगेगा अगर काम करेगा तो। रिपीट कर रहा हूँ, काम करेगा तो, और नहीं करेगा तो भाई फिर आपका जनरल मेथड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लिमिट वाले में क्या है, लिमिट लगानी पड़ती है, लिमिट का यूज़ करिए। और देखिए, हमें तो पेपर में कोई ऐसा पूछेगा नहीं कि लिमिट से सॉल्व कीजिए या इंस्पेक्शन से सॉल्व कीजिए या उससे सॉल्व कीजिए, तो आपको तो जो तरीका ठीक लगे इंस्पेक्शन वाला पढ़ लीजिए, प्लस ये जनरल मेथड है, ये देखिए कारगर है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी इसके अंदर, ज़्यादा ऐसा है भी नहीं। दूसरा, ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन आते हैं समांतर स्पर्शियाँ निकाल दीजिए, है ना, समांतर स्पर्शियों से काम चला देते, पेपर वाला बनाने वाले को भी पता है कि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो ऐसे ही पूछ लेता है समांतर स्पर्शियाँ निकाल दीजिए, बात खत्म। ठीक है, अगर लिमिट वाला मेथड आपको पढ़ना है, देखना है, मेरे लिए तो देखिए वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जो डिटेल लेक्चर है उनमें जाके पढ़ लीजिए, डिटेल्ड लेक्चर में जाके देख लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, निरीक्षण विधि पे आते हैं। निरीक्षण विधि में जो है ये कमाल की विधि है, ये कमाल की विधि है। अगर आपका सवाल जो है, देखिए कब काम करती है, जब आपका सवाल जो है वो अगर इस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में मैं भी कहने वाला हूँ कि सबसे पहले मान लीजिए n पावर का है, n पावर के पद है, n पावर कुछ भी हो सकती है, 4 पावर, 5 पावर, 3 पावर, जो भी। फिर उसके बाद में जो अगली पावर है पिछली पावर का, उसका एक भी पद नहीं है, सारे पद गायब। फिर सीधा n-2 पावर का है और फिर उससे कम पावर के मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पता है क्या गायब है, यहाँ पे जो गायब है वो जो मध्यस्थ घात है उसका एक भी पद नहीं है, मध्यस्थ घात गायब है, n-1 का एक भी पद नहीं है, n-1 पावर का एक भी पद नहीं है। मतलब 4 पावर का पद है, 4 पावर के पद है, फिर सीधे 2 पावर के, 3 पावर गायब है, या सबसे बड़ी पावर 3 है तो सीधा 1 आ रहा है, 2 पावर बीच में से गायब है। इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसके ऊपर ये विधि काम करती है। कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। आइए कुछ एग्जाम्पल से इस बात को एकदम क्लियर कर लेते हैं किन सवालों पे ये मेथड काम करता है। नंबर 1, ये सवाल देखिए, x³ + y³ + 3x + 5 बराबर 0। इसको देखिए, x⁴ + y⁴ प्लस y² + 1 बराबर 0। अब आप देख पा रहे हैं इनके अंदर जो मैं बता रहा था वो समझ रहे हैं आप कि इसमें कहाँ समस्या है। x² - y² + 1 बराबर 0। इन तीनों सवालों में आपने चीज़ों को समझा कि क्या है इसके अंदर, निरीक्षण विधि क्यों लग रही है। ये देखिए, ये है 3 पावर वाले, कौन है, 5-3, 3 पावर वाले। फिर सीधे आ रहे हैं 1 पावर के। क्या इनके बीच में कोई 2 पावर का आपको मिला, इनके बीच वाला मिला 2 पावर वाला तो नहीं मिला, 2 पावर वाला 0 है। ऐसे ही जैसे आप अगले क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ देखेंगे 4 पावर वाले हैं, 4 घात वाले हैं, 5-4 है, 5-4 के बाद में सीधा 5-2 वाले आ गए। यहाँ पे भी आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो 5-3 गायब है, बीच वाली जो पावर है वो गायब है। अब बीच वाली पावर का मतलब हमेशा 2 पावर नहीं होता। अब देखिए सबसे बड़ी पावर कितनी है, बड़ी पावर 4 है, तो जो सबसे बड़ी पावर है उसकी जो नेक्स्ट पावर है वो गायब मिलेगी आपको। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ 2 पावर है, 2 पावर के बाद में जो 1 पावर है वो गायब है, सीधा फिर 0 पावर आ गया, अचर पद आ गया ना, अचर पद का मतलब 0 पावर आ गया। तो कौन गायब हुआ, 1 पावर वाला गायब हुआ। तो यहाँ जो बीच की पावर है वो गायब है, बीच की पावर गायब है। इन सब के ऊपर निरीक्षण विधि लगेगी, इस पे ये जो इंस्पेक्शन मेथड है, ये जो निरीक्षण विधि है ये काम करेगी। अगर बीच वाली पावर गायब है तो बीच वाली पावर का कोई भी पद नहीं है, तो n पावर है, फिर n-2 पावर है, सीधी बीच में n-1 पावर गायब है, उसका कोई भी पद नहीं है, तो निरीक्षण विधि लगेगी। और निरीक्षण विधि लगेगी नहीं मतलब निहाल कर देगी। तो यहाँ पे यदि निरीक्षण विधि लग गई, या तो लगेगी नहीं, यदि निरीक्षण विधि लग गई, विधि लग जाती है, इंपॉर्टेंट लाइन, डबल स्टार, यदि निरीक्षण विधि लग जाती है तो अनंत स्पर्शी सीधी आ जाएगी, तो अनंत स्पर्शी आपको सीधी मिल जाएगी, सीधी आ जाएगी। करना क्या है, कैसे आएगी सीधी, अब सीधी भी बता दीजिए। सीधी आएगी, वो जो सबसे बड़ी पावर वाला है उसको 0 कर दीजिए, वो सबसे बड़ी पावर वाला जो पद है उसको 0 कर दीजिए, वो अनंत स्पर्शियों का समीकरण है। अब ये बात नहीं समझ में आई, चलिए कोई बात नहीं आई तो इस समीकरण को लीजिए, नीचे वाले को
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। सही है। अनंत स्पर्शियाँ है इसमें। ये देखिए ये कौन है, फाई 2 है, फाई 2 है। फाई 2 के बाद में सीधा अचर पद आ गया फाई 0। फाई 1 इसमें नहीं है, इसका मतलब निरीक्षण विधि काम करेगी। तो मैंने क्या था, जैसे निरीक्षण विधि कन्फर्म हो जाए काम करेगी, तो जो सबसे बड़ी पावर वाला है समीकरण, जो भी सबसे बड़ी पावर वाला समीकरण है उसको 0 कर दीजिए। ये आपके अनंत स्पर्शियों का समीकरण होगा। अब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो ये आपका आ गया एक्स माइनस वाई 0 एक्स प्लस वाई 0। ये दो अनंत स्पर्शियाँ आ गई, ये अनंत स्पर्शियाँ आ गई। और ट्राई कर लेते हैं, और एक ट्राई कर लेते हैं। अभी जो लिया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये आपकी 3 पावर के पद हैं, फाई 3 है। ये आपके सीधे 1 पावर के पद हैं। बीच में आप देख रहे हैं तो जो 2 पावर है वो गायब है, कोई भी 2 पावर का पद नहीं है, मतलब निरीक्षण विधि लगेगी। और निरीक्षण विधि लगेगी, कन्फर्म हो गया, तो अनंत स्पर्शियों का समीकरण सीधा इस जो बड़ी पावर वाला पद है इस पद को 0 कर दीजिए, ये आपकी अनंत स्पर्शियाँ हो जाएगी। अब इनके जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हो जाएंगे एक्स प्लस वाई, 3 घात है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो गुणनखंड हो जाएंगे एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इनको अलग अलग कर लीजिए, तो जब इनको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 0 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तो आपकी एक अनंत स्पर्शी आ गई, ये तो कन्फर्म हो गया। अभी इसके और आगे टुकड़े करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि ये 2 घात का समीकरण है और अनंत स्पर्शी जो होती है वो रेखा का समीकरण होती है। रेखा का समीकरण 2 घात का नहीं हो सकता, तो इसके और टुकड़े करने पड़ेंगे। सीधे धराचार्य लगाया और हमारे लिए कौन कौन ए हो जाएगा, कौन बी हो जाएगा। ए तो हमारे लिए हो जाएगा 1 और बी हमारे लिए हो जाएगा माइनस का वाई, क्योंकि एक्स का द्विघात का समीकरण है ये, तो ये हो जाएगा बी और ये हमारे लिए हो जाएगा सी। ठीक है, माइनस बी माइनस 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 वाई प्लस हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2 गुणा ए। तो x बराबर आ गया y प्लस माइनस ये हो गया माइनस का 3y स्क्वायर। अब माइनस का 3y स्क्वायर तो ये तो आयटा में आ गया, आयटा अंडर रूट 3y आ गया, और आयटा में आ गया इसका मतलब मान्य नहीं है, तो सिर्फ एक ही आंसर होगा, ये रहा। तो काल्पनिक थोड़ी मान्य कर लेंगे हम, इसका मतलब थोड़ी फॉर्मूला लगा दिया तो जो आएगा बस वही सत्य है। पहले भी याद कीजिए, समानता अनंत स्पर्शियाँ निकाली थी, उसमें आयटा आया था तो हमने मना कर दिया था कि नहीं आयटा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक ही अनंत स्पर्शी है, बस एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो बात समझ में आ गई आपको। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि इसको अलग कर दिया तो 3 आ गए तो 3 की 3 अनंत स्पर्शी आएगी, नहीं आएंगी। अभी चलिए आपको ये वाला एग्जाम्पल दिखाता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, एक भी नहीं आ सकती। ऐसा भी नहीं है कि निरीक्षण विधि लग गई तो बस अनंत स्पर्शियाँ आ ही जाएगी, और क्योंकि होगी तब आएगी ना, होगी तो आएगी ना। अब इसको देखिए बेटा, इसमें आप देख रहे हैं कि 4 पावर है, ये रहा, फाई 4 है, फाई 4 के बाद में फाई 2 है, फाई 3 बीच में गायब है। इसके हिसाब से बिल्कुल निरीक्षण विधि काम करेगी। निरीक्षण विधि काम करेगी तो ये जो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 है ये 0 होगा, और लेकिन 0 होने से क्या फ़ायदा, ये तो टुकड़े तो होंगे नहीं, इसके गुणनखंड हो नहीं सकते, और 4 पावर का जो है वो रेखा का समीकरण होता नहीं है। रेखा का समीकरण तो अब इसके एक एक घात के 4 टुकड़े होने चाहिए, जो कि इसके संभव नहीं है, क्योंकि काल्पनिक टुकड़े आएंगे। इसके गुणनखंड काल्पनिक होंगे, इमेजनरी होंगे, और इमेजनरी होंगे, और चारों के चारों इमेजनरी होंगे, गुणनखंड इमेजनरी होंगे। चारों के चारों ही आयटा में आएंगे, मतलब काल्पनिक रूप से आएंगे अतः अनंत स्पर्शी नहीं है, अतः अनंत स्पर्शी नहीं है। तो ये मत समझ जाइएगा कि बस अनंत स्पर्शी नहीं है, ऐसे गांठ मत बांध लीजिएगा कि अनंत स्पर्शी होगी। 4 पावर होने का मतलब है 4 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, कोई गारंटी नहीं, 0 भी आ सकती है, जो कि आई है, अभी आई है। तो ये निरीक्षण विधि है। तो निरीक्षण विधि थोड़ी कारगर है, कमाल की है, और पेपर वाला भी शायद अगर बनाएगा तो निरीक्षण विधि पे सवाल बना सकता है, क्योंकि बड़ी आसान सी विधि है और बड़े आराम से काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपके पास व्यापक विधि है वो आप लगाइए, समानता अनंत स्पर्शी निकालने की विधि है वो लगाइए, निरीक्षण विधि लगाइए, किसी भी तरीके से आप अनंत स्पर्शियाँ निकाल सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट चीज़ जो है उसको और कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए। वो है प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण। भाई प्रतिच्छेदी वक्र का मतलब क्या था, पहले तो आप प्रतिच्छेदी वक्र को मैं दोबारा से याद दिला देता हूँ, हो सकता है मैंने पहले भी ये समझाया हो, एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ। प्रतिच्छेदी वक्र
इंटरसेक्टिंग कर्व, इंटरसेक्टिंग कर्व। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग कर्व का मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग कर्व का मतलब है वो कर्व, वो वक्र जो अनंत स्पर्शी और वक्र, एक वक्र अनंत स्पर्शी से अनंत स्पर्शी के कटान बिंदु को हम काउंट नहीं करते, वक्र से वक्र के बिंदु को भी काउंट नहीं करते, हम काउंट करते हैं वक्र प्लस अनंत स्पर्शी। जब आपका ग्राफ, आपका वक्र जो मूल वक्र है वो प्लस वो अनंत स्पर्शी जब काटती है तो इस बिंदु को हम कटान बिंदु कहते हैं। कटान बिंदु किन से बनता है? प्रतिच्छेदी बिंदु किन से बनता है? अनंत स्पर्शी प्लस वक्र के काटने से जो बनता है उसको प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं बेटा, गलतफहमी में मत रह जाइएगा कि आप अनंत स्पर्शी से अनंत स्पर्शी के बिंदु को कटान बिंदु मान लेना, वो बिंदु नहीं है। प्रतिच्छेदी बिंदु का मतलब है वक्र तथा अनंत स्पर्शी, वक्र तथा अनंत स्पर्शी का प्रतिच्छेदी बिंदु ही प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। तो यहाँ पे फिर से मैं अच्छे से बार बार, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन ये रहती है, सो वक्र से वक्र को भी काउंट कर लेते हैं, प्रति अनंत स्पर्शी से अनंत स्पर्शी को काउंट कर लेते हैं। एक आपको ये लेना है, एक आपको ये लेना है। ये दोनों जब काटे, आपका मूल वक्र और आपके अनंत स्पर्शी जब काटे वो पॉइंट काउंट करना है, ठीक है ना। और उनकी संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या होती है n इंटू एन माइनस टू, एन इंटू एन माइनस टू। यहाँ एन कौन है? अनंत स्पर्शियों की संख्या। आपके ग्राफ में जितनी अनंत स्पर्शी है वो यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको निकालते कैसे हैं? वक्र का समीकरण कैसे निकालते हैं? हमारा क्वेश्चन तो ये है, प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण कैसे निकालेंगे? जो इंटरसेक्टिंग कर्व है, ये यूं कहे, कई बार प्रतिच्छेदी वक्र भी नहीं बोलते, थोड़ा सा घुमा के बोल देते। घुमा के क्या बोलते हैं? वक्र तथा अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला समीकरण कौन सा होगा? बात तो वही है, बात तो एक ही बोल रहा है, बोलने की भाषा अलग अलग है। ये भी बोल सकते, ये भी तो बोल रहे हैं ना, अनंत स्पर्शी और वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले वक्र होगा, पहले तो प्रतिच्छेदी होगा। तो कैसे निकालते हैं? सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है कि आपका जो वक्र का समीकरण है, जो मूल वक्र का समीकरण है वो लीजिए, वक्र का समीकरण जो भी आपका समीकरण वक्र का दिया गया वो लीजिए, उसमें से बेटा माइनस कर दीजिए किसका? अनंत स्पर्शियों का समीकरण, अनंत स्पर्शी का संयुक्त समीकरण। अब ये संयुक्त शब्द का मतलब क्या है? संयुक्त समीकरण, संयुक्त समीकरण का क्या मतलब है? संयुक्त समीकरण का मतलब है जितनी अनंत स्पर्शी आई है उनके आपस में गुणा करके घटा देना है आपको, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये लीजिए, ये हमारा वक्र का समीकरण है। अब हम पहले इसके अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करेंगे, और भगवान की दया हम पे हुई है और इसके ऊपर निरीक्षण विधि जो है वो लग सकती है, इसके ऊपर आपकी जो निरीक्षण विधि है वो लग सकती है। कैसे लग सकती है निरीक्षण विधि? आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके 3 पावर का है, फाई 3 है, ये आपके 2 पावर का है, मतलब 1 पावर का है, फाई 1 है, फाई 2 यहाँ नहीं है, एब्सेंट है। तो इसका मतलब है आप निरीक्षण विधि लगा सकते हैं, और निरीक्षण विधि से आपको सीधी अनंत स्पर्शियाँ मिल जाएगी डायरेक्टली। फाई 3 बराबर 0, ये आपके अनंत स्पर्शियाँ होंगी। वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, वाई इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बराबर 0। यहाँ आपके 3 अलग अलग आंसर हो जाएंगे। वाई बराबर 0 पहली अनंत स्पर्शी, एक्स माइनस वाई दूसरी अनंत स्पर्शी और एक्स प्लस वाई तीसरी अनंत स्पर्शी, आगे तीनों। अब बात तो हमारा तो क्वेश्चन तो प्रतिच्छेदी वक्र निकालने का था, वो कैसे निकलेगा वो भी बता देता हूँ। क्या कहा था मैंने आपसे? क्या कहा था मैंने आपसे? मैंने आपसे कहा था कि प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण बराबर होता है, प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण बराबर होता है वक्र का समीकरण माइनस अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण। वक्र का समीकरण जो भी आपका मूल वक्र है उसका समीकरण, उसमें से आपको माइनस करना है किसका? अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण, संयुक्त समीकरण। तो वक्र का समीकरण आपका था ये हो गया, माइनस संयुक्त समीकरण का मतलब था कि जो समीकरण आया है अनंत स्पर्शियों का उनका गुणा कर दो, इन समीकरण की गुणा कर दो। तो y, पहला समीकरण y, दूसरा x माइनस वाई, तीसरा x प्लस वाई, इन तीनों की गुणा कर दी। गुणा करने को ही संयुक्त कहते हैं। संयुक्त का मतलब है उनका गुणा करके समीकरण बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, ये आपका इससे जब आप गुणा करेंगे और ये इससे, ये आपका x प्लस वाई प्लस 1 आ गया, ये आपका प्रतिच्छेदी वक्र आ गया। प्रतिच्छेदी वक्र यानी ये अनंत स्पर्शियाँ जब इस वक्र को काटेंगी, क्योंकि 3 अनंत स्पर्शियाँ, 3 अनंत स्पर्शियाँ 3 बिंदु पे काटेगी, क्योंकि n-2 के हिसाब से निकालेंगे तो 3 आएंगे, तो 3 बिंदु पे काटेगी। उन 3 बिंदुओं को मिलाने पर आपको एक रेखा प्राप्त होगी जिसका समीकरण x प्लस वाई प्लस 1 होगा, ठीक है।
आगे बात समझ में। और अब एक चीज़ यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा। देखिए, कोई भी टॉपिक जो होता है, कोई भी टॉपिक आप मैथ्स के अगर पढ़ रहे हैं तो एक बात हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए, कोई टॉपिक कहीं ख़त्म नहीं होता, कभी भी ख़त्म नहीं होता। वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसमें और इम्प्रूवमेंट आता है, और डेवलपमेंट आता है, और चीज़ें ऐड होती है, और गहराई होती है, ठीक है ना। अब आपको तय करना होता है कि इस टॉपिक को आपको कहाँ छोड़ना है। ये बात तो आप मानते नहीं मानते, मैथ्स पढ़ने लग रहे हैं, आपको इतना तो अब समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी टॉपिक को अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें और स्टैंडर्ड की और टफ प्रॉब्लम और टफ प्रॉब्लम और टफ प्रॉब्लम अवेलेबल है। मार्केट में हर लेवल की प्रॉब्लम्स अवेलेबल है, हर टाइप का कंपटीशन अवेलेबल है। तो आपको रुकना होता है कि बस कहाँ तक आपको पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़ना है। और ये तय होता है आपके कंपटीशन के लेवल से। भाई आपका कंपटीशन कौन से लेवल तक के क्वेश्चन पूछता है। जिस लेवल तक के आपके कंपटीशन क्वेश्चन पूछता है वहीं पे आप लाइन खींच देते कि बस भाई मुझे यहाँ तक ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मेरा कंपटीशन यहाँ तक ही पूछता है, इसी लेवल तक के, इसी बेसिक तक के या इस स्तर तक के ही क्वेश्चन मेरे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हम चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक जो कंपटीशन है, हमारा जो कंपटीशन है, उसमें आराम से ये चीज़ें उस लायक मिल गई है आपको। और अगर गहरी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो हम और गहराई में पकड़ लेंगे। तो फिलहाल तक जितना बेसिक था, जितना बढ़िया ज़रूरी था, उतना मैंने आपको करा दिया है। और डिटेल में थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आगे वीडियो है, उनको देखिए, समझिए, मज़ा लीजिए, और गहराई आपको मिल जाएगी, और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, खूब सारे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। वो आप करिए। लास्ट में प्रैक्टिस शीट है, उसको निकालिए, देखिए, डाउट्स पूछिए, और फिर टेस्ट देकर अपना मूल्यांकन कर लीजिए। तो बिल्कुल सिस्टमेटिकली है, सब कुछ सही चलेगा। आराम से देखिए। उम्मीद करता हूँ कि अनंत स्पर्शी को आपने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा, बढ़िया लगा होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।